आदित्य, आज तुम्हें अपना पूरा टैलेंट शो ऑफ करना होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि सिंह फैमिली आज यंग मैजिक स्टूडेंट्स को कुछ कल्टीवेशन रिसोर्सेज और स्पेशल ट्रेनिंग बांटेंगी। ये डिस्ट्रीब्यूशन सभी स्टूडेंट्स के कल्टीवेशन ग्रेड्स और इस मैजिक कम्युनिटी में उनकी फैमिली के कंट्रीब्यूशन को मद्देनजर रखते हुए दिया जाएगा। तुम्हें इन रिसोर्सेज और स्पेशल ट्रेनिंग्स को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, तभी सिंह फैमिली का ध्यान तुम्हारी ओर आएगा। कल्टीवेशन रिसोर्सेज और स्पेशल मैजिक ट्रेनिंग्स वो थी जो मैजिशियन के कल्टीवेशन को कई गुना बढ़ा सकती थी। अहान ने कितने भी पैसे कमा लिए हो, वो फिर भी अपने बेटे को इस तरह की स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दे सकता था। पापा, आप मेरी फ़क्र बिल्कुल भी मत करो, आदित्य ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। जैसे ही उसने बात खत्म की, आदित्य को अचानक कुछ याद आया। उसने मुड़कर धीरे से कहा, पापा, मैंने सुना है कि समायरा भी आज मैजिक हाई आ रही है। CH17 प्रैक्टिकल एनुअल एग्जामिनेशन। हाँ, आज स्टारलाइट मैजिक हाई स्कूल के लिए बहुत ही खास दिन है। इस साल सेलेस्टियल इंस्टीट्यूशन के गर्मियों की छुट्टियां जल्दी शुरू होने की वजह से समायरा इस साल जल्दी घर लौट आई है। मैंने सिंह फैमिली के हेड से बात की और उन्होंने अद्वैत शहर की शान समायरा को आज सारे स्टूडेंट्स को एक लेक्चर देने के लिए और सभी स्टूडेंट्स का एनुअल एग्जामिनेशन देखने के लिए बुलाया है, और इस तरह उसे स्कूल के स्टूडेंट्स की क्वालिटी का पता भी चल जाएगा, अहान ने कहा। ये बात सुनते ही आदित्य के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई और उसके मन में लड्डू फूटने लगे थे। अहान अपने बेटे के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। वो देख सकता था कि आदित्य समायरा के आ जाने से कितना एक्साइटेड है। इसलिए उसने हंसते हुए आदित्य की पीठ थपथपाती। जब तुम अपना परफॉर्मेंस दे रहे होगे तो मैं पूरे सिंह फैमिली के साथ समायरा को भी वहीं बैठा लूंगा तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने के लिए। अगर सिंह फैमिली के हेड ने तुम्हारा टैलेंट देख लिया तो चांसेस हैं कि वो तुम्हें 2 से 3 महीने के लिए फैमिली का स्टार डस्ट मैजिक टूल भी दे दे। उससे तुम्हें कितना फ़ायदा हो सकता है ये तुम भी नहीं सोच सकते। स्टार डस्ट मैजिक टूल? सच में? मेरे पास स्टार डस्ट मैजिक टूल को इस्तेमाल करने का मौका है? आदित्य की आंखें चमक उठीं। बिल्कुल। क्या तुम्हें पता है कि हम आम मैजिशियन से अलग क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास फैमिली ब्लड लाइन है। दूसरे मैजिशियन फैमिली से अच्छे रिलेशंस है। अगर तुम सिंह फैमिली के एक कोर शिष्य बन जाते हो तो तुम्हारे पास स्टारडस्ट मैजिक टूल को इस्तेमाल करने का मौका होगा। उससे तुम्हारा मैजिक कल्टीवेशन स्कूल के आम स्टूडेंट से कई गुना बढ़ जाएगा। पापा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स से ज़्यादा मैजिक कल्टीवेशन करने का मौका मिलना। उसे अब ये स्टार डस्ट मैजिक टूल किसी भी कीमत पर चाहिए था। अब उसकी समझ में आ रहा था कि सिंह फैमिली के मैजिशियंस इतनी जल्दी मैजिक कल्टीवेशन कैसे कर पा रहे थे। ये सिर्फ उस स्टार डस्ट मैजिक टूल का कमाल था। मैजिशियंस के पास कल्टीवेशन करने का लिमिटेड टाइम ही होता था, और अगर वो इससे ज़्यादा मेडिटेट करने की कोशिश करते तो वो बेहोश हो जाते थे। नॉर्मली स्टूडेंट्स सिर्फ 5 घंटे मेडिटेशन कर सकते थे। इससे ज़्यादा देर तक मेडिटेट करने से वो थक जाते थे। लेकिन स्टार डस्ट मैजिक टूल का इस्तेमाल करने से वो अपनी एनर्जी बहुत जल्द रीगेन कर सकते थे, और इसे यूज़ करने से उनकी थकान भी बहुत कम हो जाती थी। थकावट को जल्दी खत्म करने और मैजिशियन के कल्टीवेशन टाइम को बढ़ाने के लिए ही ये स्टार डस्ट मैजिक टूल था। अगर कोई स्टूडेंट लगातार 3 महीने मन लगाकर इसे यूज़ करे तो वो अपने बाकी के क्लासमेट से कहीं गुना आगे निकल जाएगा। इसका सीधा मतलब था स्टार डस्ट मैजिक टूल की मदद से एक मैजिशियन नॉर्मल टाइम के आधे टाइम में ही अपनी स्किल एक्टिवेट कर सकता था। एक मैजिशियन के लिए आखिर इससे बड़ा एडवांटेज और क्या हो सकता है? पापा, आपने बताया था कि एलीट क्लास के स्टूडेंट्स को भी स्टारडस्ट मैजिक टूल को इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। क्या ये सच है? आदित्य ने एक्साइटेड होकर पूछा। हाँ, ये सच है। क्योंकि ये एक मैजिक स्कूल है तो यहाँ मैजिक कल्टीवेशन रिसोर्सेस होना भी आम बात है। लेकिन ये रिसोर्सेस बहुत ही लिमिटेड है। स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। हर एक को इन रिसोर्सेज को यूज़ करने का मौका देना नामुमकिन है। इसलिए हर साल एनुअल मैजिक एग्जाम्स रखना ज़रूरी है, और एक एलीट क्लास का होना भी ज़रूरी है। इस तरह सिर्फ एलीट क्लास के स्टूडेंट्स को ही स्टारडस्ट मैजिक टूल का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, और तुम्हारे ग्रेड्स के साथ तुम्हारा एलीट गा क्लास में जाना कन्फर्म है। पापा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, बल्कि आज आपको आपके बेटे पर गर्व महसूस होगा। तुम्हें स्कूल रिसोर्सेज पर निर्भर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस सिंह फैमिली के हेड के सामने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना।
सिंह फैमिली में एक कोर शिष्य बनने से तुम्हें ऐसे रेस कोर्सेस मिलेंगे जो एक आम मैजिशियन अपनी पूरी लाइफ में भी हासिल नहीं कर सकता। आहान ने आदित्य की पीठ थपथपाते हुए कहा। अरे हाँ, मुझे याद आया, तुम्हारी बड़ी चाची का लड़का आरव कैसा है? कुछ पढ़ता लिखता है या नहीं? आहान ने बिना सोचे समझे पूछा। पापा, वो लड़का किसी भी काम का नहीं है। वो इस एनुअल एग्जाम्स में जरूर फेल हो जाएगा और उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आदित्य सच में आरव से बहुत नफरत करता था। जब वो सभी बच्चे थे तो सभी इसी एरिया में एक साथ बड़े हुए थे। आरव के साथ हमेशा बच्चों का एक पूरा ग्रुप होता था। वो एक उछल कूद करने वाले बंदर राजा की तरह था और बाकी बच्चे उसके सिपाही जो उसके पीछे पीछे घूमते थे। हालांकि आदित्य को आज तक ये बात समझ नहीं आई कि समायरा जैसी लड़की जो सिंह फैमिली से थी, वो भी उन बच्चों के साथ खेलती थी और उनके बहुत करीब थी। आखिर आरव था कौन? वो बस एक जंगली बंदर था जो जंगल में यहाँ से वहाँ उछलता रहता था। बड़े चाचा विहान के जाने के बाद से उसका पढ़ाई में मन लगना बिल्कुल खत्म हो गया था, जिसके बाद वो एक बेवकूफ से कम नहीं रह गया। आदित्य ने मन ही मन सोच, पापा, आपके उसकी इतनी मदद करने के बावजूद भी वो अब तक एक स्टार को भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। उसके लिए तो यही अच्छा होगा कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाए। अच्छा है कि बड़े भैया विहान आरव की ऐसी हरकतें देखने के लिए यहाँ नहीं है। वो तो हमारे परिवार का नाम बदनाम कर रहा है। तुमने स्कूल में किसी को बताया तो नहीं ना कि आरव तुम्हारा भाई है? वैसे तो इन 10 सालों में सब बड़े भैया को भूल चुके हैं, लेकिन तुम्हें उससे अपना नाम जोड़कर खुद को बदनाम करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं पापा, मैंने किसी को नहीं बताया है। आज अगर आरव फेल हो जाता है तो मैं खुद उसे स्कूल से बाहर निकलवा दूंगा और हम उनसे अपने सभी रिश्ते तोड़ देंगे। ऐसे लोगों से रिश्ता रखने में हमारी खुद बहुत बदनामी होगी। स्टूडेंट हॉस्टल में, भाई आरव, हमें जाना चाहिए, एनुअल एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। अगर हम लेट हो गए तो ये बुरा होगा। लकी ने आरव को जल्दी चलने के लिए कहा। तुम पहले जाओ, मैं थोड़ा देर और कंट्रोल की प्रैक्टिस करूंगा, आरव ने जवाब दिया। आखिरी मिनट की कोशिश, है ना? हॉस्टल रूम के बाकी लोग आरव का इंतजार नहीं करते और लकी के साथ वहां से चले जाते हैं। आरव ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर आने वाला सबसे आखिरी स्टूडेंट था। नॉर्मल दिनों में हर कोई यहां अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड करने आता था, लेकिन आज ट्रेनिंग ग्राउंड कुछ अलग ही नजर आ रहा था। सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स पहले ही आ चुके थे। स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग करने के लिए जो एग्जामिनर्स आए थे, उनकी टेबल्स एक स्ट्रेट लाइन में लगी हुई थी, जिसके सामने स्टार अप्रेजल स्टोन भी रखा हुआ था। स्टार अप्रेजल स्टोन बिल्कुल एक काले पत्थर की तरह दिखता था जो साइज में एक तरबूज के बराबर था। आज के दिन इसे ट्रेनिंग ग्राउंड के बीचों बीच स्टोन पिलर के ऊपर रखा गया था। स्टार अप्रेजल स्टोन आज के एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी टूल था। एनुअल एग्जाम सच में बहुत आसान थी। ओपनिंग सेरेमनी के दिन हुई अवेकनिंग की तरह ही स्टूडेंट्स को सिर्फ इस बड़े से स्टार अप्रेजल स्टोन पर अपने दोनों हाथ रखने थे। स्टोन में से निकलने वाली लाइट को देखकर एग्जामिनर्स स्टूडेंट्स के पूरे साल के कल्टीवेशन स्टेट का पता लगा सकते थे और फिर उन्हें ग्रेड्स दे सकते थे। आज इस एग्जामिनेशन में अगर कोई स्टूडेंट बेस्ट परफॉर्म करता तो उसे एलीट क्लास में भेज दिया जाएगा। अगर नॉर्मल परफॉर्म करता तो स्कूल में आगे तो पढ़ता लेकिन फिर एलीट क्लास में नहीं जा पाता। अगर आज कोई स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन में फेल हो जाता है तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा और फिर उसका मैजिशियन बनने का सफर यही खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जो भी मैंने कहा वो याद रखना। इस स्टोन की चमक से ही तय होगा कि आपका कल्टीवेशन स्टेट कैसा है। ई क्लास के मेरे स्टूडेंट्स, आज समय आ गया है कि आप अपने पूरे साल की मेहनत सभी को दिखा सको। जाओ और आज सभी को अपने स्टार्टस की ब्राइटनेस दिखा दो। क्लास प्रोफेसर मिश्रा सभी को मोटिवेट करते हुए कहते हैं। जल्द ही स्कूल के 3 एग्जामिनर्स आखिरकार ग्राउंड में पहुंचे। एग्जामिनर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, जिस वजह से स्टूडेंट्स उनसे बहुत डरते थे। ठीक है, सभी शांत हो जाओ। इस बार की एनुअल एग्जाम्स देखने स्कूल के कुछ सुपरवाइजर्स भी आए हैं। आशा है कि आप सभी आज सच्चे मैजिशियंस की तरह पेश आएंगे, प्रोफेसर मिश्रा ने स्टूडेंट्स को याद दिलाते हुए कहा। इन एग्जामिनर्स को आज नए स्टूडेंट्स के 20 क्लासेस की एग्जाम्स लेनी थी। पूरे 1000 स्टारलाइट मैजिक हाई स्कूल के स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म पहनकर ट्रेनिंग ग्राउंड पर खड़े थे। उनके यूनिफॉर्म काले रंग के थे और उन पर चमकते हुए स्टार्स बने थे। अगर कोई आसमान से देखता तो उन्हें पता चलता कि आज सितारे आसमान को छोड़ जमीन पर चमक रहे हैं।
एग्जाम्स के पहले हर साल की तरह प्रिंसिपल ने एक स्पीच दी। इसके बाद स्कूल सुपरवाइजर्स की बारी थी, जिन्हें स्कूल के बारे में कुछ बोलना था। और ये सुपरवाइजर कोई और नहीं बल्कि आरव का चाचा अहान था। अहान जब स्टेज पर चढ़ा और मैजिक स्टूडेंट्स के उज्ज्वल भविष्य की बातें करने लगा, तो आरव जो सभी स्टूडेंट्स के साथ खड़ा था, उसकी बातों पर खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। आरव को उसकी असलियत अच्छी तरह मालूम थी। देखो तो आज ये ढोंगी इंसान सबके सामने कैसी बातें कर रहा है। ये वो इंसान था जिसने उसे स्कूल में एडमिशन दिलवाने के लिए उसका घर बिकवा दिया था। वो इन बातों में नहीं आने वाला था। अहान ने अपनी स्पीच शुरू की। आज हम सबके लिए एक बहुत ही स्पेशल दिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने आज अपने शहर की सबसे टैलेंटेड फीमेल मैजिशियन को स्कूल में इनवाइट किया है। जब वो 14 साल की थी, तब सेलेस्टियल इंस्टीट्यूट ने उन्हें खुद रिक्रूट किया था। आप सभी तो उनके इंटेलिजेंस के बारे में पहले से ही जानते हैं। हाँ, सही समझा आपने। आज हमारे बीच सिंह फैमिली की टैलेंटेड लड़की मिस समायरा मौजूद है। वैसे तो वो आप सभी के उम्र की ही है, लेकिन अपने जीनियस मैजिक टैलेंट के कारण उन्हें इतनी छोटी उम्र में ही यूनिवर्सिटी में प्रमोट कर दिया गया है। अहान ने खुश होते हुए जोर से कहा। जैसे ही सभी ने सुना कि आज स्कूल में समायरा आई है, तो वहां मौजूद सभी 1000 स्टूडेंट्स में हलचल होने लगी। हे भगवान, ये तो समायरा है। मैंने सुना है कि जब उन्होंने आइस एलिमेंट अवेकेन किया था, तो उनकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उससे वहां की पूरी जमीन बर्फ में बदल गई थी। वो सिर्फ अफवाहें हैं। मेरे पास सबसे सटीक जानकारी है। मैंने सुना है कि उन्होंने सिर्फ 8 महीनों में आइस एलिमेंट की प्राइमरी स्किल, आइस स्कैटर सीख ली थी। 8 महीने! हे भगवान, मैं पहले ही 1 साल से स्कूल में हूं, और फिर भी मैं सिर्फ 5 स्टार्स को ही कंट्रोल कर सका हूं। 2 लोगों के बीच इतना बड़ा डिफरेंसेस कैसे हो सकता है? सिर्फ इतना ही नहीं, एक मैजिक जीनियस होने के अलावा वो बहुत सुंदर भी है। वो सुंदर और टैलेंटेड दोनों हैं। वो हमारे अद्वैत शहर की शान है। बस एक पल में स्कूल के स्टूडेंट्स इस पर चर्चा करने लगे। सबके रिएक्शन को देखकर समझ आ रहा था कि हर कोई समायरा के बारे में जानता था। उन्होंने ने ये कभी नहीं सोचा था कि उनके एनुअल एग्जामिनेशन के दिन उन्हें एक मैजिक जीनियस से मिलने का मौका मिलेगा। भाई आरव, ये समायरा है। देखो न, वो सच में वही है। वो सच में आज हमारे स्कूल आई है। लकी समायरा को देखकर इतना एक्साइटेड था कि उसने आरव की स्लिप खींचनी शुरू कर दी थी। आरव ने अपना सिर उठाया और स्टेज की ओर देखा जहां समायरा खड़ी थी। समायरा को देखकर उसे लगा मानो वो इस दुनिया की कीचड़ में किसी सुंदर कमल को देख रहा हो। उसने एक वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसकी बर्फ सी सफ़ेद स्किन पर और भी ज्यादा जच रही थी। जो चीज़ सच में लोगों का ध्यान खींचती थी, वो उसका आकर्षक शरीर नहीं था, बल्कि उसके लंबे चमकते काले बाल जो उसकी कमर तक आ रहे थे। इस नज़ारे को देख आरव को स्नो क्वीन की याद आ गई। अगर कुछ बचा था जो उसे स्नो क्वीन जैसा नहीं बना रहा था, तो वो था बर्फ से बना हुआ स्नो क्वीन का क्राउन, जिसे पहन लेने से वो एक स्नो क्वीन जैसी ही दिखती। हालांकि गर्मी का मौसम चल रहा था, लेकिन समायरा को देखकर सभी को ऐसा लग रहा था कि स्नो माउंट पर से घूमते घूमते कोई स्नो क्वीन उनके बीच आ गई हो। जैसे ही सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स ने समायरा को आगे बढ़ते हुए देखा, तो सभी शॉक हो गए। उन्होंने कई बार समायरा के बारे में कहानियां सुनी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी समायरा को देखा नहीं था। किसने सोचा था कि वो बिल्कुल एक स्नो क्वीन की तरह लगती हैं। उसकी सफ़ेद आंखें, उसके जन्मजात लंबे चांदी के बाल, उनकी मैजिकल पावर्स, सब कुछ बिल्कुल एक स्नो क्वीन की तरह था। यहाँ तक कि आरव को भी लग रहा था कि उसने कोई स्वर्ग से आई हुई अप्सरा को देख लिया हो। शायद ये पहली बार था जब उसने उस घटना के बाद समायरा को देखा था। ये लगभग 3 साल पहले की बात थी। पहले सभी बच्चे उसे लिटिल प्रिंसेस कहना पसंद करते थे, और वो सभी के दिलों में एक प्रिंसेस की तरह ही थी। वो पहाड़ों पर महल में रहती थी, आम लड़कियों की तुलना में बहुत ज्यादा सुंदर थी और महंगे कपड़े पहनती थी। हालांकि 3 साल बाद आरव को ऐसा लगा कि वो उसे जानता ही ना हो। वो बदल गई थी। अब वो क्यूट और हमेशा हंसती और मुस्कराती रहने वाली लिटिल प्रिंसेस नहीं थी। अब वो बड़ी हो गई थी। भाई आरव, आपको लिटिल प्रिंसेस के साथ तभी भाग जाना चाहिए था जब आप छोटे थे, लकी ने समायरा की ओर देखते हुए कहा। लकी, क्या तुमने कल वॉशरूम में अपना सिर इतने जोरों से दीवार पर दे मारा था कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आरव ने गुस्से में कहा। भाई मुझे माफ करना, मैंने तो इसे बिना सोचे समझे ही कह दिया था।
CH18 आदित्य का 3 साल पुराना बदला। समायरा की स्पीच बहुत छोटी थी। आरव समझ नहीं पाया कि लोग इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे थे। वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो सच में सेलेस्टियल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हो। सेलेस्टियल मैजिक इंस्टीट्यूशन पूरे मैजिक वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मैजिक यूनिवर्सिटी थी। यहाँ सिर्फ बेस्ट ऑफ बेस्ट मैजिशियंस को ही एडमिशन दिया जाता था, इसलिए उस यूनिवर्सिटी में जाने वाले हर इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी माना जाता था। इससे साफ समझ आता था कि समायरा कितनी स्पेशल और आउटस्टैंडिंग मैजिशियन थी। उसे तो मैजिक हाई स्कूल में पढ़े बिना ही इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल गया था। भाई आरव, अगले 2 सालों में आप खूब मेहनत करना और सेलेस्टियल इंस्टीट्यूशन में ही एडमिशन लेना। सेलेस्टियल इंस्टीट्यूशन में आपके एडमिशन के बाद भले ही सिंह फैमिली की पहुंच लंबी हो, फिर भी वो इंस्टीट्यूशन के अंदर आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। तब हे लकी हंसते हुए और आरव को चिढ़ाते बोला। जैसे ही लकी के मुंह से ये शब्द निकले, हरमन बीच में कूद पड़ा। लकी, तुम मजाक तो बहुत अच्छा कर लेते हो। आज तुम्हारे भाई आरव को सीधे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, इसलिए सेलेस्टियल इंस्टीट्यूशन के बारे में सोचना भी मत, हरमन ने आरव को ताना मारते हुए कहा। हरमन, क्या तुम्हें दूसरों की बातों में टांग अड़ाने की बीमारी है? और आरव भाई ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब भी हम कुछ बोलते हैं तो तुम कुत्तों की तरह भौंकने लग जाते हो। लकी हरमन की बातों से तंग आ चुका था। कोई कुछ भी कहे, लेकिन लकी क्लास के सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में गिना जाता था और वो उन गिने चुने स्टूडेंट्स में से भी था जो मैजिक का इस्तेमाल कर सकते थे। उसको कभी समझ नहीं आता था कि ये हरमन आरव के पीछे क्यों पड़ा रहता था। अभी हरमन सिर्फ 6 स्टार्स को कंट्रोल कर पाता था, फिर भी उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो उसके सामने इतना जोर से भौंक सके। लकी, मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस एक बात समझ नहीं आती कि आखिर आरव तुमने समायरा को अपना दोस्त क्या सोचकर बनाया था। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम उनके पैरों की धूल हो, तुम्हें ये सपने देखने बंद कर देने चाहिए। आरव, तुम में इतना सा भी दिमाग नहीं है क्या? मुझे मेरे बचपन से ही पता था कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें दोस्त बनाना तो दूर, मैं उनकी तरफ सिर उठाकर भी नहीं देख सकता और उन लोगों से दूर ही रहना बेहतर है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता था, उल्टा तुमने सबके लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, जिसका नुकसान हम आज भी भुगत रहे हैं। क्या तुम्हें सच में लगता था कि तुम्हारे जैसा गरीब समायरा से शादी कर सकता है? तुमने अपनी लाइफ को कोई नाटक समझ रखा है क्या, जिसमें पर्दा हटते ही सीन बदल जाता है? हरमन ने आरव पर चिल्लाते हुए कहा। आरव ने जो बेवकूफ़ी पहले की थी उसमें बहुत सारे लोग मजबूरन फंस गए थे, बहुत सारे परिवार। एक राजकुमारी होती है, और आरव को भी उसके साथ वैसे ही पेश आना चाहिए था, उसे दूर से ही राजकुमारी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। ये कोई फेरी टेल्स नहीं थी। जब आरव राजकुमारी को घोड़े पर बैठा कर ले जाता और उससे शादी कर लेता, और यहाँ आरव की एक गलती की वजह से सिंह फैमिली के हेड ने गुस्से में टैक्सेस बढ़ा दिए थे, जिससे सभी गरीबों को उसका किया भुगतना पड़ रहा था। आज समायरा को देख हरमन को बीता हुआ सब कुछ याद आ गया था। आरव के पापा विहान के गायब होने के 1 साल बाद, जब आरव सिर्फ 6 साल का था, तब वो समायरा को भगा ले गया था, लेकिन तब वो छोटा था और उसे जंगल में पकड़ लिया गया था। ये सब सिर्फ उसकी मर्जी से नहीं बल्कि समायरा की सहमति से भी हुआ था, लेकिन तब दोनों छोटे थे और तभी सिंह परिवार के हेड ने आरव और उसकी मां की पूरे शहर के सामने बहुत बेइज्जती की थी और उनका जीना मुश्किल कर दिया था, जिसका खामियाजा उनके साथ साथ गरीब परिवारों को भी भुगतना पड़ा था। स्टेज के पीछे खड़े सफ़ेद बालों वाले अधेड़ उम्र के इंसान, जो समायरा के पिता और इस शहर के राजा वीर सिंह थे, यही वो इंसान थे जिसके एक इशारे पर पूरा शहर हिल जाता था। और यही वो इंसान थे जिसे आरव ने उकसाया था। कहा जाता है कि राजा वीर सिंह बहुत उदार और दयावान थे, इसलिए उन्होंने आरव को माफ कर दिया था। वो चाहते तो उन्हें बर्बाद भी कर सकते थे, यहाँ तक कि उन्हें भीख मांगने की नौबत भी आ सकती थी, लेकिन राजा का ये उनका बड़पन ही था जो उन्होंने ऐसा नहीं किया। हरमन, क्या तुम अपना मुंह बंद रख सकते हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? हरमन ने जवाब दिया। आरव ने हरमन की ओर देखा। सच कहा जाए तो हरमन की बातें सुनकर आरव खुद भी अपनी बचपन में की गई गालियों से गिल्टी फील हो रहा था। उसके द्वारा की गई गलती की सजा लोग आज तक भुगत रहे थे। कुछ लोग चीजें तभी समझते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा कोई दूसरे बच्चे को चिढ़ा दे, लेकिन किसी अमीर परिवार के साथ ऐसा कुछ करना बेवकूफ़ी थी।
हमारी सोसाइटी में जिनके पास धन दौलत होती है वो तो अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेज देते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो उनके पास बड़े बड़े डिप्लोमा होते हैं। उन्हें तो आसानी से जॉब्स मिल जाती हैं जहां उनके पे चेक में 6 जीरो से ज्यादा जीरो होते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता? उन्हें तो यही रहकर दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और कई सालों तक अपनी रोजी रोटी के लिए एक नहीं बल्कि 2-3 जॉब्स एक साथ करनी पड़ती है। फिर भी ऐसे लोगों को नीची नज़र से क्यों देखा जाता है? उन्हें बड़े लोगों के पैरों की जूती क्यों समझा जाता है, जबकि वो ज्यादा मेहनती होते हैं? हरमन ने जो कुछ भी कहा था उससे ये समझ तो आ गया था कि वो अपनी एज के बाकी लोगों से ज्यादा समझदार था। उसे पता था कि ऐसे छोटे से शहर में रहकर अपने सपने पूरे कर पाना तो दूर उनकी तरफ भागना भी बेवकूफ़ी है। इसलिए उसने ये सच एक्सेप्ट कर लिया था और आदित्य से दोस्ती कर ली थी। लेकिन आरव ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता था। उसका ओपिनियन हरमन से अलग था, इसलिए हरमन की इन बातों पर उसे हंसी आ रही थी। हरमन, तुम में एक वफादार कुत्ता बनने की अच्छी खूबियां है और काबिलियत भी। इसके लिए मैं तुम्हारी तारीफ जरूर करूंगा। मैं शायद तुम्हारे जैसा कभी ना बन पाऊं। आरव ने हरमन को ताना मारते हुए कहा, मुझे ऐसा बोलने वाले। अगर मैं एक कुत्ता होता तो कम से कम एक अमीर कुत्ता होता, जो अच्छे घर में रहता, अच्छे कपड़े पहनता और अच्छा खाना खाता। लेकिन तुम तो एक गली के कुत्ते हो। वो कुत्ता जो कचरे के डिब्बे में से खाना खाता है और सड़क पर रहता है। तुम एक बार अपनी ओर देखते क्यों नहीं हो? तुम बिल्कुल उसी कुत्ते की तरह हो जिससे गंदे नाले की बदबू आती है। और सबसे मजेदार बात क्या है तुम्हें पता है? तुमने तो अपनी पूरी फैमिली को ही बर्बाद करके रख दिया। तुम्हारे पास जो आखिरी चीज थी, तुम्हारा पुश्तैनी घर, वो भी तुमने यहां आने के लिए बेच दिया। लेकिन याद रखना, आज के दिन तुम्हें इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फिर क्या शक्ल दिखाओगे अपनी माँ को? मुझे तो तुम्हारी माँ से ये पूछना है कि तुम जैसे बेटे की माँ होने पर उन्हें शर्म नहीं आती। हरमन ने आरव पर चिल्लाते हुए कहा। आरव ने जो बातें हरमन से कही थी वो सच में उसकी कमजोरियां थी, लेकिन हरमन भी इतनी जल्दी हार मान लेने वालों में से नहीं था। उसने अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट किया और फिर आरव पर चिल्लाने लगा। आरव ने वहां खड़े हुए लोगों की तरफ देखा और तभी उसकी नज़र आदित्य पर गई, जो इस लड़ाई को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था। उसे मजा आ रहा था कि उसका चमचा हरमन आरव को ये सब बातें सुना रहा था। ये वही आदित्य था जिसे उसके पिछले वाले आरव ने लगभग 3 साल पहले जमीन पर पटक कर बहुत मारा था। जब वो बच्चे थे तो लड़ाई हो जाने पर एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते थे, एक दूसरे के ऊपर छोटे छोटे पत्थर फेंकते थे तो उनका पूरा गुस्सा निकल जाता था। लेकिन अब ये सभी बड़े हो गए थे और इनका गुस्सा भी बदल गया था। अब ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। आज आदित्य को अपना बदला लेने का मौका मिल गया था। अभी तो आदित्य ने सिर्फ आरव के पीछे अपना कुत्ता हरमन छोड़ा था, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नेट बैड। जिस आदित्य को मैंने कुत्तों की तरह पीटा था, वो आज आखिरकार प्लानिंग करना सीख गया था। ये भी ठीक है, मेरी मार से उस बेचारे को कुछ तो सीखने मिला। आओ, जो भी चाल तुम्हारे पास हो उसका मुझ पर इस्तेमाल करो। तुम जैसे लोगों से लड़ने का मेरे पास एक नहीं बल्कि 2 जन्मों का एक्सपीरियंस है। और मैं ना ही पिछली जिंदगी में मैं किसी से हारा था और ना इस जन्म में तुम जैसे बच्चे से हारूंगा। और अगर तुमने मेरे या मेरी फैमिली के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो पिछली बार तो तुम सिर्फ पीटे गए थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसा सबक दिखाऊंगा कि तुम्हें अपने होने पर भी पछतावा होगा। आरव ने मन ही मन सोच, ठीक है, चलो अब सभी स्टूडेंट्स शांत हो जाइए। अब एनुअल मैजिक एग्जामिनेशन शुरू होने जा रहा है। अगर अब एक भी आवाज आई तो आपको ये एग्जामिनेशन देने का मौका नहीं दिया जाएगा, स्कूल डायरेक्टर ने कहा। मैं तो बस उस पल का इंतजार कर रहा हूं जब तुम्हें पूरे स्कूल और समायरा के सामने स्कूल से निकाला जाएगा। इसके बाद तो राजकुमारी को समझ आ ही जाएगा कि बचपन में तुम्हारे साथ भागने की कोशिश करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आदित्य ने आरव के पास आकर उसके कानों में फुसफुसाते हुआ कहा, आदित्य, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। मैं इस बदबू को सहन नहीं कर सकता, मुझसे दूर रहो। आरव ने अपने हाथ से उसे दूर करते हुए कहा, बस आज के लिए इस भिखारी को झेलना है मुझे, फिर तो ये चला ही जाएगा। 3 साल पहले आरव ने आदित्य को समायरा के सामने जमीन पर लिटाकर बहुत मारा था। तब से आदित्य समायरा के सामने अपना सिर उठाकर उससे बात नहीं कर पाया था। आज आदित्य ने प्लानिंग बनाई थी कि वो अपने बेइज्जती का बदला लेगा।
पूरे स्कूल और समायरा के सामने निकाले जाना। और वो भी इस सोसाइटी में जहां मैजिक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। ये आरव के लिए एक मजाक का कारण बनेगा और इस तरह समायरा जरूर उससे नफरत करने लगेगी। इन सब के बाद वो अपनी माँ के सामने किस मुंह से जाएगा? वो उनसे जाकर क्या कहेगा? ये कि जी स्कूल में पढ़ाने के लिए उन्होंने अपना घर तक बेच दिया था, वहां से उसे निकाल दिया गया है। फेल हुए स्टूडेंट्स को स्कूल से निकाल देना बहुत आम बात थी। स्कूल से निकाले जाने पर कोई अनाउंसमेंट नहीं की जाती थी। स्कूल इतना भी बुरा नहीं था कि एक स्टूडेंट को सबके सामने बेइज्जत करता, बल्कि उसे पर्सनली इन्फॉर्म कर दिया जाता था। लेकिन एक एक्सेप्शन जरूर था। अवेकेनिंग के बाद सभी स्टूडेंट्स रोजाना अपनी स्टार डस्ट को मेडिटेशन से कल्टीवेट करते थे। यहाँ तक कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी प्रैक्टिस कर अपने स्टार डस्ट की चमक को बढ़ाता था। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट पूरे साल बिल्कुल भी प्रैक्टिस ना करे तो उनकी स्टार डस्ट में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती। स्टूडेंट्स जिन्होंने अवेकेनिंग रिसोर्सेस और मैजिक बुक्स को बर्बाद किया था, उन्हें सजा देने के लिए और दूसरे मैजिक स्टूडेंट्स को एक एग्जाम्पल देने के लिए ऐसे स्टूडेंट्स को स्कूल से सबके सामने अनाउंसमेंट करके निकाला जाता था। अगर आदित्य का कैलकुलेशन सही है तो आरव ने अब तक अपने कल्टीवेशन में कोई भी प्रोग्रेस नहीं की होगी और उसकी स्टार डस्ट की एनर्जी अब भी 0 ही होगी। लेकिन अगर किसी तरह आरव ने अपना मैजिक कल्टीवेट कर भी लिया हो, फिर भी आदित्य और उसके पापा ने इसका भी रास्ता पहले से ही सोच रखा था। उन्होंने आरव के लिए पहले से ही एक तोहफा तैयार रखा था। इस तोहफे से ये कन्फर्म हो जाएगा कि आरव को आज सभी के सामने इस स्कूल से निकाल दिया जाए। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि समायरा और राजा वीर सिंह भी आज यहाँ मौजूद थे। आज जहाँ एक तरफ आदित्य अपनी मैजिक पावर्स को शो ऑफ करेगा, वहीं दूसरी तरफ आरव को इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आदित्य की नज़र में आज से अच्छा दिन तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता था। CH-19 लकी का मैजिक टेस्ट एनुअल मैजिक एग्जामिनेशन अब ऑफिशियली शुरू होता है। स्कूल प्रिंसिपल ने कहा। स्कूल की सभी 20 क्लासेस का एग्जामिनेशन एक साथ शुरू किया गया। टेस्ट का प्रोसेसर बहुत ही सिंपल था। आपको बस स्टार अप्रेजल स्टोन के पास आकर उस पर अपना हाथ रखना था, जिसके बाद सभी एग्जामिनर्स और टीचर्स उसे देखते। फिर स्टोन पर हाथ रखकर स्टूडेंट्स को अपने मेडिटिव स्टेट में एंटर करना था, जिसके बाद स्टार अप्रेजल स्टोन से वही लाइट निकलती जो स्टूडेंट्स की स्टार डस्ट में थी। उस लाइट को देखकर एग्जामिनर्स स्टूडेंट्स को ग्रेड्स देते। हर स्टूडेंट के पास 3 अटेम्प्ट्स थे। उनका फाइनल रिजल्ट तीनों अटेम्प्ट्स में से स्टोन से निकलती हुई सबसे ज्यादा ब्राइट लाइट पर बेस्ड होती। ये प्रोसेस भी सिंपल था। स्टूडेंट को बस स्टोन पर पूरी तरह कॉन्सेंट्रेटेड रहना था। जैसे स्टूडेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता, वैसे ही स्टोन उस समय स्टूडेंट की स्टार डस्ट का एकदम एक्यूरेट स्टेट सभी को दिखा देता। पहली एग्जामिनी एक लड़की थी, जिसे लगता था कि वो इस एग्जाम में फेल हो जाएगी। उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। उसका नाम अंजलि था। वो डरी हुई थी और सबके सामने जाने से शर्मा रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और स्टार अप्रेजल स्टोन के सामने पहुंच गई। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो फेल ना हो जाए और उसे स्कूल से ना निकाल दिया जाए। तुम टेस्ट शुरू कर सकती हो, गंजे एग्जामिनर ने कहा। बेस्ट ऑफ लक, अंजलि। तुम्हारे टीचर्स और क्लासमेट्स को तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, प्रोफेसर मिश्रा ने उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुआ कहा। तुम टेंशन मत लो, अगर तुम फेल भी हो गई तो मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, क्लास मॉनिटर ऋषभ ने कहा। अंजलि ने शर्मिंदगी महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने फिर अपने छोटे हाथों को बड़े स्टार अप्रेजल स्टोन पर रखा। पूरी क्लास अचानक शांत हो गई। सभी का ध्यान टेस्ट परफॉर्म कर रही अंजलि पर था। ऐसा लगा मानो इस पहले टेस्ट को लेकर अंजलि से ज्यादा नर्वस वो लोग थे। किसी वजह से आरव को अंजलि के एक्सप्रेशन में बदलाव नजर आने लगा। उसका चेहरा एकदम से सीरियस हो गया, माना कि वो नर्वस थी, लेकिन धीरे धीरे उसका डर भी दूर हो रहा था। अंजलि का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा था। काले स्टार अप्रेजल स्टोन में से भी लाइट निकलनी शुरू हो गई। शुरुआत में ये सुबह के उगते हुए सूरज के जैसे नजर आ रहा था, लेकिन अंजलि का फोकस बढ़ते ही लाइट स्टार अप्रेजल स्टोन से धीरे धीरे बाहर निकलते हुए चारों तरफ फैल गई। ए स्टार अप्रेजल स्टोन से निकलती हुई लाइट देखकर तीनों एग्जामिनर्स ने एक के बाद एक अपना रिजल्ट अनाउंस किया। अंजलि, तुम्हारा मैजिक टेस्ट हो गया है। तुम्हारा फाइनल रिजल्ट ए है। उन तीनों एग्जामिनर्स में से गंजे एग्जामिनर ने बिना किसी एक्सप्रेशन से कहा।
अंजलि ने अपनी आंखें खोलीं, उसे अपने रिजल्ट पर भरोसा नहीं हो रहा था। क्या क्या सच में मुझे ए ग्रेड मिला है? जब उसे पता चला कि सच में उसे ए ग्रेड मिला है, वो खुशी के मारे चिल्लाने लगी। सिर्फ वही नहीं, उसके बाकी क्लासमेट्स भी उसके रिजल्ट से सरप्राइज्ड थे। क्या इसे ए ग्रेड मिला है? मतलब ये इलीट क्लास में सेलेक्ट हो जाएगी? मैं तो एकदम से शॉक रहूं। टेस्ट के कुछ देर पहले तो वो वहां बैठकर लगातार रो रही थी। मुझे सच में लगा कि ये फेल होने की कगार पर है, लेकिन टेस्ट के आखिरी में उसे ए ग्रेड मिल गया। ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? आज के बाद मैं कभी भी इसकी बातों में नहीं आने वाला। फाइनल रिजल्ट आने के बाद क्लास मॉनिटर ऋषभ बहुत बड़े शॉक में था। क्लास टीचर प्रोफेसर मिश्रा का एक्सप्रेशन तो एकदम नॉर्मल था, लेकिन उन्हें भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उस रोती हुई लड़की को ए ग्रेड मिल गया था। लेकिन ये तो उनकी क्लास के लिए अच्छी ही बात थी, और वो इससे खुश भी थे। अभी हर क्लास के सारे स्टूडेंट्स के ग्रेड्स को ऐड किया जाना और फिर एक एवरेज स्कोर निकालना बाकी था। प्रोफेसर मिश्रा को उम्मीद थी कि उनकी क्लास टॉप 3 में जरूर आएगी। उनके लिए सबसे बड़ा कंपटीशन था उनकी बगल वाली क्लास, क्लास एफ। इस स्कूल का सबसे होनहार माना जाने वाला समनिंग स्टूडेंट विराट था। लेकिन प्रोफेसर मिश्रा को पूरा भरोसा था, आदित्य, जो उनकी क्लास का नंबर 1 स्टूडेंट है, वो विराट से कम नहीं था। अंजलि, क्या तुम अगला टेस्ट भी देना चाहती हो? गंजे एग्जामिनर ने अंजलि को देखते हुए पूछा। अंजलि ने हड़बड़ी में अपना सिर हिलाया और कहा, सर मैं अभी सिर्फ अपने 6 स्टार्स को ही कंट्रोल कर पाती हूँ, इसलिए मैं अगला टेस्ट नहीं दूंगी। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। हम तुम्हारे बाकी टीचर्स को डिसाइड करने देंगे कि तुम्हें कौन सी क्लास में रखा जाएगा, गंजे एग्जामिनर ने कहा। थैंक यू, सर। अंजलि खुश होकर वापस चली गई। वो अपनी खुशी को अपने दोस्तों के साथ बांटना चाहती थी, हालांकि उसने देखा कि उसके दोस्त उससे 1 मीटर दूर खड़े थे। मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, मेरे ग्रेड्स भी काफी अच्छे थे, फिर क्या हो गया इन लोगों को? अंजलि उलझन में थी, उसे कुछ समझ में नहीं आया। नेक्स्ट लकी, एग्जामिनर ने नाम अनाउंस करते हुए कहा। लकी अचानक अपना नाम सुनकर सरप्राइज्ड हो गया था। उसने नहीं सोचा था कि उसकी बारी इतनी जल्दी आ जाएगी। आरव भाई, मैं टेस्ट देने जा रहा हूं, लकी ने आरव से कहा। महम, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना और शांत रहना, वहां जाकर नर्वस मत हो जाना, आरव ने जवाब दिया। तुम्हें दूसरे लोगों को सलाह नहीं देनी चाहिए, तुम तो खुद आज स्कूल से निकाले जाने वाले हो, हरमन ने आरव को ताना मारते हुए कहा। आरव को समझ नहीं आ रहा था ये हरमन आज हाथ धोकर उसके पीछे क्यों पड़ गया था। क्या ये आज पूरे दिन इसी तरह मुझे परेशान करेगा? आरव ने एक गहरी सांस लेते हुए मन ही मन सोचा। लकी ने जाने से पहले प्रोफेसर मिश्रा और अपनी प्रैक्टिकल टीचर मिस मीरा की ओर देखा। वो कुछ डरा हुआ नजर आ रहा था। लकी, तुम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना, टीचर को तुम पर पूरा भरोसा है, प्रैक्टिकल टीचर मिस मीरा ने कहा। लकी ने उनकी बात सुनकर अपना सिर हिलाया और स्टार अप्रेजल स्टोन के पास जाकर खड़ा हो गया। अपनी आंखें बंद कर स्टार अप्रेजल स्टोन पर अपने हाथ रखे और धीरे धीरे एक ब्रीथिंग रिदम बनाने लगा, फिर अपने मेडिटिव स्टेट में एंटर हुआ। कुछ देर में स्टोन से लाइट निकली, लेकिन वो जल बुझ रही थी। ये लाइट लकी की सांसों को फॉलो करते हुए कभी जलने लगती तो कभी बुझने लगती। कोई भी उसे देखकर बता सकता था कि वो कितना नर्वस है, जिस वजह से स्टार अप्रेजल स्टोन उसकी एनर्जी को पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन कुछ देर मेडिटिव स्टेट में जाने के बाद लकी का फोकस बढ़ने लगा और फिर धीरे धीरे लाइट भी बढ़ने लगी। आखिरकार लकी की लाइट अब स्टेबल हो गई थी। स्टार अप्रेजल स्टोन में से विंड एलिमेंट की ब्लू ग्रीन लाइट निकलने लगी, जिसके बाद ये चारों तरफ फैल गई। ए प्लस। तीनों एग्जामिनर्स के इस पर अपनी अलग अलग ओपिनियंस थी। टीचर, मुझे एक और बार ट्राई करने दीजिए, मैं इससे बेहतर परफॉर्म कर सकता हूं। लकी अपने रिजल्ट से खुश नहीं था, इसलिए उसने फिर से अपने मेडिटिव स्टेट में एंटर किया। इस बार वो पहले से शांत और कॉन्फिडेंट दिख रहा था। एक बहुत इंटेंस लाइट स्टार अप्रेजल स्टोन से निकलने लगी और चारों तरफ फैल गई। पिछली बार से तो ये ज्यादा ब्राइट थी ही, लेकिन इस बार वो पहले की तरह अनस्टेबल भी नहीं थी। तीनों एग्जामिनर्स ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। प्लस प्लस प्लस। फाइनल रिजल्ट है ए+। जैसे ही एग्जामिनर्स ने रिजल्ट अनाउंस किया, उसके क्लास के सभी स्टूडेंट्स शॉक्ड रह गए। उसे ए+ मिला है। इस ग्रेड से तो ये आसानी से एलीट क्लास में जा सकता है। इस लड़के की,
लाइफस्टाइल तो बिल्कुल नॉर्मल है। किसने सोचा था कि उसका कल्टीवेशन इतना ज्यादा अच्छा होगा। हमसे ही इसे पहचानने में गलती हो गई, एक बहुत बड़ी गलती। हमें तो लगता था कि ये एक एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन ये तो बहुत होशियार निकला। अगर मुझे A+ ग्रेड मिलता तो मेरे पापा तुरंत मुझे एक कार गिफ्ट कर देते। सभी स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसा रहे थे। प्रोफेसर मिश्रा और मिस मीरा दोनों ने लकी को देख हल्के से सिर हिलाया और एक स्माइल दी। दोनों की आंखों में लकी के लिए तारीफ साफ झलक रही थी। लकी हमेशा से उनके लिए एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रहा था, इसलिए उसका ऐसा रिजल्ट आना उनके लिए एक्सपेक्टेड था। लकी, तुम्हारा टेस्ट हो गया है। तुम अपनी जगह पर वापस जा सकते हो, एग्जामिनर ने लकी से कहा। सर, मैं अगला टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है। इस पल लकी का डिसीजन तो पक्का था, लेकिन वो थोड़ा नर्वस दिखाई दे रहा था। क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो कि तुम्हें अगला टेस्ट भी देना है? एग्जामिनर ने सरप्राइज्ड होते हुए पूछा। मुझे पता है कि एनुअल एग्जामिनेशन में जितनी अच्छी रैंक आएगी, स्टार डस्ट मैजिक टूल उतने ही ज्यादा समय के लिए यूज करने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं श्योर हूं कि मुझे एक्टिवेशन टेस्ट भी देना है, लकी ने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। प्रोफेसर मिश्रा और मिस मीरा ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। उन्हें पता था कि लकी एक्टिवेशन लेवल तक पहुंच गया था और ये टेस्ट दे सकता है। एनुअल मैजिक एग्जामिनेशन 2 पार्ट्स में बंटा हुआ था। इसका पहला पार्ट स्टारडस्ट एग्जामिनेशन था, जिसमें स्टूडेंट्स को अपने हाथ स्टार अप्रेजल स्टोन पर रखने थे और उस स्टोन से निकलती हुई लाइट के बेसिस पर उन्हें ग्रेड्स दिए जाने वाले थे। टेस्ट का सेकंड पार्ट सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स के लिए ही था। 1000 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 100 स्टूडेंट्स थे इस एक्टिवेशन लेवल तक पहुंच पाते थे और आगे का टेस्ट दे सकते थे। अगर कोई स्टूडेंट एग्जामिनेशन के समय अपने एलिमेंट के स्किल को एक्टिवेट कर पाता है, तो उसे इसके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। स्कूल के लिमिटेड रिसोर्स को पाने के लिए स्टूडेंट्स को एनुअल एग्जामिनेशन में बिना कुछ छुपाए अपनी पूरी मैजिकल पावर दिखानी होती है। लकी का एक्टिवेशन टेस्ट उसके स्टार डस्ट टेस्ट की तरह उतना अच्छा नहीं था। उसका ये टेस्ट बेकार हो गया। लकी इतना ज्यादा नर्वस था कि वो 7 स्टार्स को एक दूसरे से लिंक नहीं कर पाया, जिससे उसका स्टार पाथ नहीं बन सका। बिना एक स्टार पाथ बनाए विंड एलिमेंट के प्राइमरी स्किल विंड ट्रेल को एक्टिवेट करना नामुमकिन था। लेकिन एग्जामिनर्स उसे देखकर समझ गए कि ये मैजिक एक्टिवेशन तो कर सकता था, लेकिन टेस्ट ग्राउंड्स पर नर्वस होने के कारण वो स्टार पाथ नहीं बना पाया। इसके साथ ही अपने एलिमेंट का प्राइमरी स्किल भी एक्टिवेट नहीं कर पाया। इसलिए एग्जामिनर्स ने लकी को उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही ग्रेड्स दिए। लकी खुद से बहुत ही ज्यादा नाखुश था। वो मुंह लटकाए हुए अपनी जगह पर वापस चला गया। मिस मीरा ने एक बड़ी बहन की तरह लकी की पीठ थपथपाई। लकी, तुम बिल्कुल भी बुरा फील मत करो। तुम्हारे ग्रेड्स के साथ तुम आसानी से एलीट क्लास में जा सकते हो। टीचर, मुझे लगा था कि मैं कंट्रोल करने में माहिर हो गया हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि थोड़ी सी नर्वसनेस के कारण मेरी पूरी साल की कंट्रोल प्रैक्टिस में की गई मेहनत सब एक ही पल में बेकार हो जाएगी। टीचर, आप इतनी आसानी से मैजिक एक्टिवेशन कैसे कर लेती हैं? लकी ने पूछा। ये लगातार प्रैक्टिस करने से ही होता है। इसके अलावा मैजिक करते समय कोई डर या नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा मैजिशियन बनने के लिए सिर्फ सॉलिड फाउंडेशन की जरूरत नहीं होती, बल्कि मेंटल पावर भी उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए। जब आप किसी मुसीबत में पड़े या मैजिकल बीस्ट से आपका सामना हो, तो नर्वस होने की बजाय उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। लकी को मिस मीरा की बात समझ आ गई थी और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो खुद को इतना स्ट्रांग बनाएगा कि कभी किसी के सामने वो नर्वस नहीं होगा और ना ही डरेगा। नेक्स्ट, रोहन कुमार। बी। टीचर, मुझे ए मिलना चाहिए। मुझे ए दिया जाना चाहिए। अगर तुमने और शोर मचाया तो हम तुम्हारा एग्जाम ही कैंसल कर देंगे। अगला, रोहित शर्मा। सी। रोहित नाम का स्टूडेंट खुशी से कूद पड़ा। उसे तो डर था कि कहीं वो फेल ना हो जाए, लेकिन उसे तो सी ग्रेड मिला था। इससे खुशी की बात उसके लिए और क्या हो सकती थी। क्लास सी के स्टूडेंट्स एक एक करके अपना एग्जाम्स दे रहे थे। ज्यादातर स्टूडेंट्स को बी और सी ग्रेड ही मिला था, ज्यादा ए नहीं दिख रहे थे। देखो, स्कूल काउंसिल के मेंबर्स इसी तरफ आने वाले हैं। वो अभी क्लास एफ के टेस्ट ग्राउंड पर हैं। वहां अभी समनिंग एलिमेंट वाले स्टूडेंट का टेस्ट चल रहा है। विराट, वो तो पूरे स्कूल में नंबर 1 पर है। ये जरूरी नहीं है। मैंने सुना है कि आदित्य का कल्टीवेशन भी बहुत अच्छा है।
जैसे ही आरव ने अपने क्लासमेट्स की बातें सुनी, उसने तुरंत क्लास एफ के टेस्ट ग्राउंड्स पर अपनी नज़र दौड़ाई। आरव ने देखा कि स्कूल काउंसिल के मेंबर्स के साथ समायरा भी वही पास में खड़ी थी। CH-20 समनिंग दी स्पिरिट वुल्फ। जी, नंदिनी ने जवाब दिया। लाइटनिंग एलिमेंट को सबसे ज्यादा स्ट्रांग एलिमेंट माना जाता था। इसकी डिस्ट्रक्टिव फोर्स के कारण कई मैजिशियंस इससे डरते थे। यूनिफॉर्म पहने समर्थ टेस्ट ग्राउंड्स में पहले से ही मौजूद था। उसने एक लंबी सांस लेकर, बड़े भाई वीर सिंह, ये है हमारे स्कूल के सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग समनिंग एलिमेंट स्टूडेंट, इसका नाम विराट है। जब इसने 1 साल पहले अपना लाइटनिंग एलिमेंट अवेकन किया था, तब से मैंने, प्रिंसिपल होने के नाते, इस पर खास ध्यान देना शुरू किया। ये अभी एक्टिवेशन टेस्ट परफॉर्म कर रहा है, क्या आप देखना चाहेंगे? मैजिक हाई के प्रिंसिपल ने राजा वीर सिंह से कहा। प्रिंसिपल राजा वीर सिंह से बेहद तमीज और इज्जत से पेश आ रहे थे, इसलिए ये साफ था कि राजा वीर सिंह का स्टेटस इस शहर में बहुत हाई है। समायरा, क्यों न तुम इस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को देखो? जी पिताजी, समायरा ने जवाब दिया। समनिंग एलिमेंट सभी एलिमेंट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट माना जाता है। ये भले ही एक अस्टेबल एलिमेंट है, लेकिन अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बीस्ट हो, तो आप अपने ही लेवल के 10 मैजिशियंस के साथ अकेले लड़ सकते हो। एग्जामिनेशन ग्राउंड्स में विराट, जो स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए था, पहले से ही वहां था। उसने अपनी ब्रीदिंग एडजस्ट की, साथ ही पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स को इग्नोर करते हुए फोकस करने की कोशिश की। जब से वो इस स्कूल में आया था, तब से वो सभी के डिस्कशन का हॉट टॉपिक बना हुआ था। और तो और इन सभी स्टूडेंट्स की वजह से ही उसने लगातार प्रैक्टिस की थी। विराट के आसपास एक चांद की तरह का स्टार पाथ बनने लगा था, जिसने स्पेस में दरार लाना भी शुरू कर दिया था। तभी दरार से धीरे धीरे एक सिर बाहर निकला। ये भी एक स्पिरिट वुल्फ ही था, लेकिन ये आरव के स्पिरिट वुल्फ से छोटा दिखता था। इसकी हाइट इंसान से सिर्फ थोड़ी सी बड़ी थी। इसके मुकाबले आरव का वुल्फ इंसानों से 3 गुना ज्यादा बड़ा था। इसके अभी ब्लू फर भी नहीं आए थे और ना ही इसके भयानक बड़े दांत थे, जिस वजह से ये डरावना दिखने की बजाय अपने ब्लू चमकते हुए आंखों की वजह से क्यूट दिखता था। हे भगवान, क्या वो एक मैजिकल बीस्ट है? एक लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, जिसने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार एक मैजिकल बीस्ट देखा था। हर किसी की नजरें अब क्लास एफ के टेस्ट ग्राउंड्स पर थी। लेकिन मैंने तो पढ़ा है मैजिकल बीस्ट्स इंसानों से करीब 3 से 4 गुना बड़े होते हैं और दिखने में भी डरावने लगते हैं, है ना? ये एक समंड बीस्ट है, ये कोई हमारी दुनिया का बीस्ट नहीं है। अगर होता तो यहाँ शांति नहीं होती, बल्कि ये सब पर हमले कर उन्हें मार रहा होता। इसे विराट ने अपने कंट्रोल में कर रखा है और ये समंड बीस्ट की दुनिया से आया है। ये एक समनर की किस्मत पर निर्भर करता है कि वो समंड बीस्ट की दुनिया से कौन सा बीस्ट अपनी दुनिया में ला पाता है। लेकिन शायद विराट के टैलेंटेड होने और उसके कड़ी मेहनत से की गई कल्टीवेशन के बावजूद भी उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। प्रोफेसर मिश्रा ने सभी स्टूडेंट्स को समझाते हुए कहा, उन्हें क्लास एफ के टीचर से अब भी जलन होती थी कि उन्हें एक समनर स्टूडेंट मिला है। मेरी कमांड्स सुनो और उस पपेट के टुकड़े टुकड़े कर दो। बीस्ट ने अपने मालिक की कमांड पाते ही उस इंसान जैसे दिखने वाले पपेट की ओर अपनी नजरें घुमाई, जो उससे 100 मीटर दूर खड़ा था। जिसके बाद वो कार जितनी स्पीड से उस पपेट के पास चंद सेकंड्स में पहुंच गया। उस बीस्ट ने तुरंत पूरे एग्जाम ग्राउंड्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एलीट स्टूडेंट्स जो अपना स्किल एक्टिवेट कर सकते थे, वो भी इस स्पीड को देख गहरी सांसें लेने लगे। बाप रे बाप, इस बीस्ट की स्पीड तो किसी भी विंड एलिमेंट यूजर से कम नहीं है। पपेट के पास पहुंचते ही स्पिरिट वुल्फ ने अपने स्टील के जैसे और धारदार तलवार की तरह शार्प पांचों से उस पपेट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब वहां सिर्फ उस पपेट के पुर्जे जमीन पर यहां वहां गिरे हुए थे। आवू। पूरे टेस्ट ग्राउंड्स पर सन्नाटा छा गया। वो ये सोचे बगैर रह नहीं पाए कि अगर वहां उस पपेट की जगह वो होते तो उनका क्या हाल होता। हे भगवान, कौन परवाह करता है विंड ट्रेल की? कौन परवाह करता है वाटर बैरियर की? ये सब कमजोर हैं। इस मैजिकल बीस्ट की पावर के सामने समनिंग एलिमेंट कुछ ऐसा था जिसकी बाकी एलिमेंट्स के साथ तुलना नहीं की जा सकती थी। उसने सीधे पपेट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये एक बहुत भयावह शक्ति थी। अगर कोई इंसान वहां खड़ा होता तो वो तुरंत उसके शार्प पंजों की वजह से मारा जाता। जैसे ही विराट ने अपना रिजल्ट देखा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। विराट, तुमने समनिंग एलिमेंट तो अवेकेन कर लिया है, लेकिन अब भी तुम्हारा बीस्ट बहुत कमजोर है।
विराट स्पिरिट वुल्फ को अपनी दुनिया में भेजकर वापस जा ही रहा था कि एक एग्जामिनर उसे रोकते हुए उससे कहते हैं, अभी सिर्फ तुम एक मैजिक हाई स्कूल में हो, लेकिन जब तुम मैजिक यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहां इस जैसे बीस्ट को एक अकेला मैजिशियन भी हरा सकता है, क्योंकि वहां पर तुम्हें यहाँ के जैसे कोई नौसिखिए मैजिशियन नहीं मिलेंगे, बल्कि वहां तुम्हें बड़े फैमिलीज से आए हुए ट्रेंड मैजिशियंस मिलेंगे जिनके लिए तुम्हारे इस बीस्ट को हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए तुम अपने बीस्ट को जल्द से जल्द ट्रेन कर उसे इवोल्व करने की कोशिश करो, नहीं तो तुम्हारे एक समनर होने का कोई फायदा नहीं होगा। एक सेमिनर ने विराट को रोकते हुए कहा, जी टीचर, मैं अपने बीस्ट को जरूर ट्रेन करूंगा और एक ऐसा बीस्ट बनाऊंगा जिसे देख लोग डर से कांप उठे। जैसे ही वो पलट कर जाने वाला था, अचानक उसकी नज़र एक जोड़ी खूबसूरत आंखों पर पड़ी जो बर्फ जैसी दिखती थीं। वो समायरा थी। विराट के चेहरे पर उसे देख एक सरपास्ट वाला एक्सप्रेशन था और वो बहुत खुश था। उसे लगा नहीं था कि उसका टेस्ट देखने राजकुमारी समायरा आई थी। विराट का टेस्ट देख समायरा खुद भी हैरान थी। आखिरकार समनिंग एलिमेंट की शक्ति को किसी भी दूसरे एलिमेंट से कंपेयर नहीं की जा सकती थी। समायरा, तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? स्कूल सुपरवाइजर अहान ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए पूछा। एवरेज, समायरा ने विराट की ओर एक और नजर न डालते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। प्रिंसिपल और स्कूल काउंसिल के कुछ दूसरे लोग समायरा की ये बात सुनकर हैरान रह गए। क्या? उसका समनिंग एलिमेंट बहुत पावरफुल था, फिर भी उसे ये एवरेज लग रहा है। इस लड़की के स्टैंडर्ड्स कितने ऊंचे हैं। ही, ये एक्चुअली बुरा नहीं है, बल्कि वो तो उसकी तारीफ ही कर रही थी। समायरा सेलेस्टियल इंस्टीट्यूशन में है। दुनिया के सभी टैलेंटेड लोग वहां इकट्ठा होते हैं। डायमेंशनल समनिंग जैसी प्राइमरी स्किल का एक्टिवेशन कर पाना वहां एक आम बात है। वो इसे एवरेज इसलिए मानती है क्योंकि उसे सेलेस्टियल इंस्टीट्यूशन के स्टैंडर्ड्स की आदत है। राजा वीर सिंह ने सभी को समझाया, प्रिंसिपल और स्कूल काउंसिल के लोगों को इस ऑकवर्ड सिचुएशन से निकलने का रास्ता देते हुए। अगर आप इसे इस तरह से रखें तो क्या इसका मतलब है कि विराट के पास सेलेस्टियल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाने का पोटेंशियल है? प्रिंसिपल, जो कि परिस्थितियों से निपटना जानते थे, उन्होंने समझदारी से इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए पूछा। दूसरे स्कूल काउंसिल के लोग भी तुरंत उनकी बातें समझ गए और उनका सुपर करने लगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो विराट के ग्रेड्स पूरे स्कूल में सबसे अच्छे होंगे, है ना? स्कूल डायरेक्टर विराज ने कहा। ये कहना मुश्किल है। जितना मैं जानता हूं, क्लास ई का आदित्य भी काफी टैलेंटेड है, वाइस प्रिंसिपल ने जवाब दिया। उन्हें ऐसा कहते सुनकर अहान के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई क्योंकि उन्होंने तुरंत राजा वीर सिंह और समायरा से बात की। बड़े भाई वीर सिंह, आरव मेरा ही बेटा है। उसके ग्रेड्स हमेशा काफी अच्छे रहे हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूं, उसका टर्न भी जल्द ही आना चाहिए। क्या हम जाकर देखें? आदित्य बहुत ही इंटेलिजेंट और डिटरमाइंड बच्चा है। वो आपके परिवार के दूसरे बच्चों से कम टैलेंटेड नहीं है। हाँ, लेकिन समायरा की तुलना में वो अभी भी कमजोर है। लेकिन अगर आप उसे अपने यहाँ की स्पेशल ट्रेनिंग्स दे तो वो आपके बहुत काम आ सकता है। हाँ, मुझे याद आया, वो हमारे सिंह परिवार के शिष्यों में से ही एक है। पिछली साल ही तो उसे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए सेलेक्ट किया गया था। मुझे यकीन है कि वो जरूर हमारे यहाँ का एक टैलेंटेड शिष्य होगा। तो चलो देखें। तो क्या कहते हैं स्कूल डायरेक्टर्स, चले उसे देखने। स्कूल डायरेक्टर्स में से एक, जिनके बाल धीरे धीरे सफेद हो रहे थे, उन्होंने कहा, अगर ये आपके परिवार का ही एक टैलेंटेड शिष्य है तो इसका परफॉर्मेंस देखना बनता है। स्कूल काउंसिल के लोगों का ग्रुप धीरे धीरे क्लास ई के एग्जाम ग्राउंड्स की ओर बढ़ने लगे। इस ग्रुप का ऑरा बहुत स्ट्रांग था। स्टूडेंट्स की नज़र में स्कूल डायरेक्टर्स का यहाँ मौजूद होना तो एक आम बात थी, लेकिन समायरा, जो उनकी ही उम्र की एक टैलेंटेड लड़की थी, और उसका वहाँ होना एक बहुत बड़ी बात थी। ई क्लास के टेस्ट ग्राउंड्स पर सभी स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे। वहाँ सभी में हलचल मच गई थी। हे भगवान, स्कूल काउंसिल के लोगों का ग्रुप यहाँ आ रहा है। भाई, इतना ही नहीं, उनके साथ राजा वीर सिंह और राजकुमारी समायरा भी है। मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। ये अच्छी टाइमिंग है। मैं अब इन सभी के सामने अपना मैजिक शो ऑफ कर सकता हूँ। शो ऑफ? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा टेस्ट तो पहले ही खत्म हो चुका है। तुम्हें तो पहले ही सी मिल चुका है, एक लड़के ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा।
क्लास ई के स्टूडेंट्स खुद को शांत नहीं रख पा रहे थे और एक दूसरे से लगातार बातें लिए जा रहे थे। हर स्टूडेंट की किस्मत इसी एनुअल एग्जामिनेशन पर निर्भर थी। साथ ही स्कूल काउंसिल का वो ग्रुप जो उनके तरफ आ रहा था, उनके सिर्फ एक इशारे से किसी भी स्टूडेंट्स की किस्मत पलट सकती थी। अगर उनमें से कोई स्टूडेंट उन्हें इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है तो उनकी पूरी लाइफ बदल सकती थी, लेकिन अगर किसी से नाराज हो जाए तो उनकी जिंदगी बिगाड़ भी सकते थे, जिस वजह से स्टूडेंट्स उनसे डर रहे थे और पूरे टेस्ट ग्राउंड का माहौल बहुत ही सीरियस हो गया था। अहान सबसे आगे चल रहा था और टेस्ट ग्राउंड पर पहुंचते ही गंजे एग्जामिनर ने तुरंत अपना सिर उठाया और अहान की ओर देखा। अहान ने उसे कोई इशारा किया थे जिसे गंजा एग्जामिनर तुरंत समझ गया। उसने इस तरह की एक्टिंग जैसे अहान ने उसे कोई इशारा नहीं किया था और फिर बेपरवाही से कहा, नेक्स्ट आदित्य। आदित्य की नज़रें अभी भी समायरा के चेहरे पर टिकी हुई थीं। हालांकि वो भी सिंह परिवार का एक शिष्य था, लेकिन उसके परिवार में एक शिष्य बनने के बाद समायरा शहर के बाहर सेलेस्टियल इंस्टीट्यूट में चली गई थी और वो जब छुट्टियों में आती तब भी उसे समायरा को देखने का बहुत ही कम मौका मिलता था। उसे उसके जैसी नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, बल्कि उसे सिंह फैमिली की स्पेशल ट्रेनिंग्स मिलती थी जिसे सिंह परिवार के बस कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलती थी। आदित्य, बेटा अब तुम्हारी बारी है टेस्ट देने की, अहान ने खांसते हुए आदित्य को उसके ख्यालों से निकालते हुए कहा। तब जाकर आदित्य को होश आया। वो भला क्या कर सकता था? वो समायरा को कई सालों से पसंद करता था। उसने सोच लिया था कि अगर उसके लिए समायरा को हासिल कर पाना नामुमकिन है, तो वो उस आरव को भी समायरा के आसपास भटकने नहीं देगा। ये उसके पूरे साल की मेहनत को साबित करने का समय था। स्कूल काउंसिल के लोगों को और राजा वीर सिंह को ग्रिड करते हुए आगे बढ़ गया। वो इसका लंबे समय से इंतजार कर रहा था। आदित्य ने एक गहरी सांस ली। उसके लिए राजा वीर सिंह और समायरा का अटेंशन पाने का यही सही मौका था। इस मौके को पाने का सपना वो कई सालों से देख रहा था और आज वो दिन था जब ये सच होने वाले थे। जैसे ही उसने अपना हाथ स्टार अप्रेजल स्टोन पर रखा, आदित्य ने अपने जोरों से दहकते दिल को संत किया। इस दिन के लिए आदित्य ने कई महीनों तक प्रैक्टिस की थी। भले ही वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड और नर्वस महसूस कर रहा था, उसने अपने पिछले ट्रेनिंग पर भरोसा करके प्रॉपर और स्टेबल मेडिटेशन करनी शुरू की और उसने धीरे धीरे कर मेडिटेशन स्टेट में इंटर किया। नीली और लाल कलर की फ्लेम्स जल्दी से स्टार अप्रेजल स्टोन के ऊपर दिखाई देने लगी और आसपास के एरिया को कवर कर लिया। ये फायर फ्लेम्स इतनी स्ट्रांग थी कि ये स्टार अप्रेजल स्टोन से ओवरफ्लो कर रही थी और आदित्य को भी उसके चेहरे पर गर्मी महसूस होने लगी। सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स ने इस नज़ारे को हिप्नोटाइज्ड होकर देखा। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसी किसी ने उन्हें फ्रिज कर दिया हो। आदित्य की फायर फ्लेम स्टार अप्रेजल स्टोन से ओवरफ्लो कर रही थी। ये शायद पहली बार था जब उन्होंने एक्स मास के दौरान ऐसा होते देखा था। अभी तक किसी भी स्टूडेंट्स की पावर स्टोन से ओवरफ्लो नहीं हो रही थी, यहाँ तक कि विराट की भी नहीं। उसकी पावर्स भी आदित्य से कम थी। एस 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 तीनों एग्जामिनर्स ने तुरंत अपने ग्रेड्स अनाउंस किए और सभी एस थे। मुझे याद है कि विराट के पास पहले 2 एस और 1 ए था, है ना? इसका मतलब ये है कि आदित्य की स्टार डस्ट विराट की स्टार डस्ट से ज्यादा स्ट्रांग है, अहान ने तुरंत कहा। इस समय प्रोफेसर मिश्रा इस नज़ारे को देख हैरान थे। इस लड़के आदित्य ने अभी तक अपनी असली पावर्स छुपा कर रखी थी क्या? ये अहान का बेटा है, जिस वजह से इसका टैलेंटेड होना एक आम बात है। लेकिन 1 एस तक तो ठीक था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसे 3 एस मिलेंगे। प्रोफेसर मिश्रा ने मन ही मन सोचा। आदित्य, क्योंकि तुम्हें 3 एस मिले हैं, इसलिए तुम्हारा फाइनल रिजल्ट भी एस ही है। और ये बिना किसी शक के पूरे स्टारलाइट मैजिक स्कूल के सबसे अच्छे ग्रेड्स थे। वाव, आदित्य बहुत अमेजिंग है। उसे अनएक्सपेक्टेडली 3 एस मिल। इस ग्रेड से तो उस एफ क्लास वाले विराट का तो रिकॉर्ड ही टूट गया। अब तो आदित्य ही पूरे स्कूल में नंबर 1 के टाइटल का हकदार होगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आदित्य, तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। कुछ लड़कियां तो आदित्य का टेस्ट देखने के बाद उसके लिए पागल ही हो गई थी। आदित्य दिखने में भी बहुत हैंडसम था और उसके ग्रेड्स तो पहले से ही बहुत अच्छे थे। इस समय वो सभी लड़कियों के दिलों का राजकुमार बन चुका था। बड़े भाई वीर सिंह, क्या लगता है? अहान ने खुश होते हुए राजा वीर सिंह से पूछा, जो उनके बगल में थे। नॉट बैड,
राजा वीर सिंह ने बस इतना कहा और शांत हो गए। हालांकि समायरा ने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था। समायरा को बिल्कुल भी रिएक्ट न करता देख आदित्य को पता था कि समायरा की नज़र में 3S मिलना कुछ ज्यादा इंप्रेसिव नहीं था। अब एक्टिवेशन टेस्ट होना था, यही सही मौका था उसे अपनी स्ट्रेंथ का शो ऑफ करने का। आदित्य ने मुड़कर एग्जाम ग्राउंड्स के बीचों बीच जाना शुरू किया। अरे देखो, आदित्य एक्टिवेशन टेस्ट भी देने जा रहा है। इसका मतलब उसने अपने सातों स्टार्स को कंट्रोल करना सीख लिया है। मैं आदित्य के फायर एलिमेंट का प्राइमरी स्किल देखने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता। जब सभी स्टूडेंट्स बातें कर रहे थे, आदित्य ने उस इंसान जैसे दिखने वाले पपेट पर अपना फोकस जमा लिया था। स्टारडस्ट टेस्ट सिर्फ एक बेसिक टेस्ट था, लेकिन जिन्हें एलीट क्लास में जाना था, उनके लिए असली टेस्ट एक्टिवेशन टेस्ट ही था। आज मैं इतना अच्छा परफॉर्म करूंगा कि समायरा और राजा वीर सिंह दोनों ही मुझसे इंप्रेस हो जाएंगे। आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और जादुई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। आदित्य ने स्किलफुली 7 फायर एलिमेंट स्टार्स को एक दूसरे से लिंक किया और एक स्टार पाथ बना लिया। CH21 आरव का एग्जामिनेशन। बिना रुके या हिचकिचाए आदित्य ने अपने पूरे साल की मेहनत दिखाते हुए जोरों से चिल्लाया। उसकी आंखों की पुतलियां बदल गईं। जैसे ही उसने अपनी मैजिक एक्टिवेशन पूरी की, देखने वालों ने अचानक महसूस किया कि पपेट के शरीर पर फ्लेम्स धीरे धीरे अपना कब्जा कर रही थी, जिसके बाद फ्लेम्स तेजी से उसके शरीर को ढकने लगी और अब पपेट ऐसा लग रहा था जैसे वो पपेट अब पूरी तरह नीली और लाल रंग की फ्लेम्स से घिर गया हो। उसके पूरे शरीर पर फ्लेम्स तेजी से जलती हुई देखी जा सकती थी, जिसे देख सभी लोग हैरान थे। पूरे टेस्ट ग्राउंड्स में गर्म हवा फैल गई थी। बूम! अचानक पूरा पपेट जलकर धमाके की तरह भट गया। फायर बर्स्ट की फ्लेम्स पपेट को राख बनाने के बाद भी नहीं रुकी, ये टेस्ट ग्राउंड्स के जमीन पर भी फैलने लगी। दूसरी क्लासेस में भी फायर एलिमेंट के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एक्टिवेशन टेस्ट परफॉर्म किया था, लेकिन किसी का भी फायर बर्स्ट आदित्य जितना पावरफुल और स्ट्रांग नहीं था। क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स इसे देखकर डर गए थे और कुछ कदम पीछे हट गए। ऐसा लग रहा था अगर वो ज्यादा समय तक यही खड़े रहे तो ये जंगली फ्लेम्स उन्हें भी पपेट की तरह जलकर राख कर देंगी। स्कूल काउंसिल के मेंबर्स और एग्जामिनर्स शांत थे, हालांकि उनकी आंखों में आदित्य के लिए तारीफ साफ देखी जा सकती थी। आदित्य का फायर बर्स्ट स्किल इतना अच्छा था कि वो मैजिक एसोसिएशन के मेंबर्स के स्टैंडर्ड तक पहुंच गया था। आखिरकार उसके पूरे साल की गई मेहनत रंग लाई थी। मैजिक एसोसिएशन ने ये जगह उन स्टूडेंट्स के लिए रखी थी जो अपने अवेकनिंग सेरेमनी के सिर्फ 1 साल में अपना मैजिक एक्टिवेट कर लेते थे, और ऐसे स्टूडेंट्स बहुत मुश्किल से मिलते थे, क्योंकि इतनी जल्दी अपना मैजिक एक्टिवेट करने के लिए उन्हें दिन रात एक कर अपना मैजिक कल्टीवेट करना होता था। इसे स्टूडेंट सब काम छोड़ सिर्फ मेडिटेशन कर अपने मैजिक कल्टीवेट करने में ही फोकस्ड रहते थे, क्योंकि ऐसा हर कोई नहीं कर सकता था। नॉट बैड, नॉट बैड। राजा वीर सिंह ने फिर से वही जजमेंट दिया। आदित्य को नहीं पता था कि वो राजा वीर सिंह की नज़रों में आया था या नहीं। अपने दिल में नर्वस महसूस करते हुए उसने अपनी नज़र समायरा की। जैसे ही उसने समायरा की ओर देखा, आदित्य को ऐसा लगा जैसे एक तीर उसके दिल में घुस गया हो। इसका कारण ये था कि उसकी सबसे प्यारी समाया ने शुरू से उसे एक नज़र भी नहीं देखा था। इसके बजाय वो इतने समय से सिर्फ एक इंसान को ध्यान से देख रही थी। जब आदित्य ने उसे देखने की कोशिश की जिसे समायरा इतनी देर से देख रही थी, तब उसे ऐसा लगा जैसे एक और तीर उसके दिल में बहुत ही गहराई से घुसा दिया हो। आरव। समायरा इतने समय से सिर्फ आरव को देख रही थी। बेवकूफ, बेवकूफ कहीं का। समायरा उसे इतने ध्यान से क्यों देख रही है? उस लड़के में आखिर ऐसा देखने को ऐसा क्या है? वो किसी कचरे से कम नहीं है। समायरा मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही है? मेरे जैसा स्किल तो पूरे स्कूल में किसी के पास नहीं है। आदित्य ने गुस्से में मन ही मन चिल्लाते हुए कहा। आदित्य का नर्वसनेस चेहरा अब पूरी तरह से गुस्से और नफरत में बदल गया था। वो आज आरव को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला था। आज का दिन उसके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन था और उसने सिर्फ समायरा का अटेंशन पाना चाहा था। लेकिन आखिर में समायरा आज भी सिर्फ आरव की तरफ ही देख रही थी। आदित्य की नज़रों में आरव सिर्फ एक जोकर था जो समायरा को सिर्फ एंटरटेन ही कर सकता था। एक होकर में देखने लायक क्या होता था? जब उसका हंसाने का काम पूरा हो जाए तो उसे भूल जाना चाहिए। अभी भी समायरा आरव को ही ध्यान से देख रही थी। मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा आरव, देखना तुम बहुत पछताओगे,
उसका चेहरा पूरी तरह गुस्से से लाला हो गया था और अभी जितना गुस्सा वो आरव के लिए फिल कर रहा था, शायद इससे पहले कभी फिल नहीं की थी। तुम्हारे ग्रेड बहुत आउटस्टैंडिंग है। तुम्हारा स्टारडस्ट एस है और तुम्हारी एक्टिवेशन भी ग्रेड की है। एग्जामिनर ने उसे उसका फाइनल रिजल्ट दिया, जो भी था। यहाँ तक कि टॉप स्टूडेंट्स भी एक्टिवेशन टेस्ट में सिर्फ सी ग्रेड या डी ग्रेड ला पाए थे। सिर्फ एक और स्टूडेंट था जिसने भी हासिल किया था, वो समनिंग एलिमेंट यूजर विराट था। इस ग्रेड के साथ वो स्कूल में नंबर 1 के टाइटल का हकदार था। नेक्स्ट, आरव। आखिरकार आरव की बारी आई। मेरी बारी आदित्य के बाद ही क्यों आई है? क्या आदित्य और छोटे चाचा आहान ने मिलकर मेरे खिलाफ कुछ प्लान किया है? उसे अजीब महसूस हो रहा था। उसका ठीक आदित्य के बाद बुलाया जाना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि सोची समझी साजिश ज्यादा लग रही थी। हालांकि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तो ये लोग आरव के खिलाफ हर वक्त कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, लेकिन अब आरव शांत नहीं बैठ सकता था। आज मैं इन सबको दिखा दूंगा कि मैं कौन हूं। आदित्य, क्या तुम ठीक हो? आहान ने उसे अपनी ओर आते हुए देखा तो धीरे से पूछा। मैंने वही किया जो आपने मुझे से करने के लिए कहा था, आदित्य ने एक चालाकी भरी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहा। मैं ये आयशा के भले के लिए कर रहा हूं। उसके बेटे को सीधे यहां से बाहर निकालकर मैं उसे एक मां के रूप में बार बार उसकी चिंता करने से बचा रहा हूं। कहे दूंगा आयशा से आरव शुरुआत से ही मैजिक स्टडी करने के लिए बना ही नहीं था। फिर भी मैंने आयशा के इतना रिक्वेस्ट करने पर उसे यहां पढ़ने का एक मौका दिया, लेकिन ये आरव इस मौके का अच्छे से यूज भी नहीं कर पाया, आहान ने कहा। आहान और आदित्य के पास आरव को स्कूल से निकलने के लिए कई प्लान्स थे। एग्जाम से पहले आहान ने अपनी पावर्स का फायदा उठाते हुए आरव को स्कूल से बाहर निकलने के लिए एक प्लान बनाया था। वो गंजा एग्जामिनर आहान का ही आदमी था, इसलिए आरव को आदित्य के बाद बुलाया गया। जैसे ही आदित्य ने अपने एग्जाम्स खत्म किए, आरव की बारी आ गई। आदित्य के एग्जाम्स खत्म होने के बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया जाना था और फर्स्ट हाफ के ग्रेड्स का अनाउंसमेंट भी होना था। इस छोटे से ब्रेक के अंदर कोई भी आसानी से गड़बड़ कर सकता था। जैसे कि जब आदित्य ने स्टार अप्रेजल स्टोन पर अपना हाथ रखा था, तब उस चालाक आदित्य ने उसके नीचे एक काला पत्थर रख दिया और किसी को कुछ पता नहीं चला। इस काले पत्थर के कारण स्टार अप्रेजल स्टोन से निकलने वाली लाइट कम हो जाती थी। जब स्टार अप्रेजल स्टोन किसी स्टूडेंट की पावर दिखाता, तो ये काला पत्थर उसकी कुछ पावर्स अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता, जिससे कि उसकी लाइट कम हो जाती और वो स्टूडेंट फेल हो जाता। इसलिए अगर आरव मुश्किल से सी ग्रेड तक पहुंचने में कामयाब होता, तो ये काला पत्थर उसे डी ग्रेड में बदल देता छोटा। इस आरव की जगह तो स्टारलाइट मैजिक हाई स्कूल में है ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है ऐसे निकाला जाए या धक्के मार के निकाला जाए। स्कूल को अपने रेस कोर्सेस ऐसे इंसान पर बर्बाद करने की कोई जरूर है नहीं है। आदित्य ने एक शैतानी स्माइल के साथ सोचा। ये सोचते हुए वो बहुत खुश नजर आ रहा था। आज उसका बदला पूरा होने वाला था। एक मिनट, ये लड़का इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? इस समय राजा वीर सिंह ने धीरे से अपना मुंह खोलते हुए कहा। अरे हाँ, याद आया, इसकी शक्ल तो विहान से मिलती है। ये तो विहान का बेटा है। बड़े भाई वीर सिंह, ये मेरे भाई विहान का ही बेटा है। वैसे तो आहान इस चीज को राजा वीर सिंह को याद नहीं दिलाना चाहता था, लेकिन उसने अपने दांत पिसते हुए कहा। इस बार की कंफर्मेशन मिलने से राजा वीर सिंह का पूरा मूड बदल गया। उनके चेहरे पर जो स्माइल अब तक थी, वो अचानक गायब हो गई थी। असलियत में तो उन्होंने आरव को एक बार पहले ही देख लिया था। बस उन्हें शक था कि कहीं ये कोई और तो नहीं। ऐसा कैसे हो सकता था कि उनके वहां आने से ही आरव और आदित्य के टेस्ट होने लगे। राजा वीर सिंह में बगल में खाड़ी समायरा की ओर देखा। समायरा ने आरव को वहां खड़े देखा तो, लेकिन वो अब ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे वो किसी एवरेज स्टूडेंट को देख रही हो। उसका चेहरा बिल्कुल इमोशनलेस था। ये देखकर राजा वीर सिंह ने एक राहत की सांस ली। बच्चे ना समझ होते हैं और बचपन में उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन बड़े होने पर वो समझदार हो जाते हैं और अपनी गलती को मानकर उनसे सीख लेते हैं। चलो इसका भी टेस्ट देख लेते हैं। वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है, या फिर कभी था, राजा वीर सिंह ने गुस्से में कहा। दूसरी तरफ आरव ने इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो पहले ही स्टार अप्रेजल स्टोन के सामने पहुंच चुका था और बाकी लोगों की तरह उसने अपना हाथ स्टार अप्रेजल स्टोन पर रखा। सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं कि ये यहाँ है।
ये मेरी इनसलट होने से बचा लेगा, ये तो मुझसे भी ज्यादा गया गुजरा है, एक फेल हुआ स्टूडेंट ने कहा। हाँ भाई, तुम सही कहे रहे हो, मुझे भी डी ग्रेड मिला है, तुम टेंशन मत लो, इसके रहते हुए हम आराम से चूल छोड़ सकते हैं, एक दूसरे वाटर एलिमेंट के स्टूडेंट ने कहा था, जो फेल होने वाला था। इस जैसे इंसान को तो डी ग्रेड मिलना भी मुश्किल है। हाँ, शायद उसने अभी भी अपनी कल्टीवेशन में कोई प्रोग्रेस नहीं की है। आरव की क्लासमेट नेहा, जो एक फायर एलिमेंट यूजर थी, उसका प्रोसेस ध्यान से देख रही थी। उसे ये जानना था कि आरव ने पूरे साल प्रैक्टिस की थी या नहीं, क्योंकि सभी टीचर्स ने कहा था कि फायर स्टूडेंट्स में आरव का टैलेंट सबसे ज्यादा है। इसलिए आज अगर आरव को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए तो ही बहुत बुरा होगा। नेहा को आरव पर दया आ रही थी। अरे देखो, स्टार अप्रेजल स्टोन में से लाइट निकल रही है, लेकिन सकी लाइट बहुत कम है, ऐसा लगता है कि ये डी ग्रेड से भी कमजोर है। स्टार अप्रेजल स्टोन से बहुत कम लाइट निकल रही थी। ये इसलिए था क्योंकि उस काले पत्थर के कारण आधे से ज्यादा लाइट उससे बाहर नहीं आ पा रही थी। हालांकि उसकी असली लाइट बहुत तेज थी। शीट, कुछ तो गड़बड़ है। वो लाइट, क्या वो ग्रेड डी है? नहीं, ये तो ग्रेड सी है। क्या सी है? उस फेल होने वाले वोटर एलिमेंट के स्टूडेंट को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आरव के स्टार अप्रेजल स्टोन से सी ग्रेड की लाइट निकल रही थी। आरव, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया, तुम्हें तो फेल होना चाहिए था और दोनों एक साथ स्कूल से निकले जाने वाले थे, उस लड़के ने मन ही मन कहा। क्या वो सी है? नहीं, देखो लाइट धीरे धीरे फैल रही है। एग्जामिनर्स भी कंफ्यूज्ड थे। बाकी स्टूडेंट्स ने अपनी टेस्ट्स जल्दी खत्म कर ली थीं, लेकिन इस स्टूडेंट की लाइट शुरुआत में कमजोर थी, लेकिन फिर धीरे धीरे और बढ़ने लगी। ये डी से सी तक गया और सी तक पहुंचने के बाद भी इसकी लाइट और भी बढ़ती जा रही थी। बी, अब ये पक्का भी है। ये तो कहा फेल होने वाला था, अब ये भी ग्रेड तक पहुंच गया, कुछ तो गड़बड़ है। आरव को फेल ना होता देख प्रोफेसर मिश्रा की आंखों में चमक आ गई थी। मिस्टर क्लास टीचर होने की वजह से प्रोफेसर मिश्रा का सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं किसी स्टूडेंट की खराब परफॉर्मेंस की वजह से उनके क्लास का एवरेज गिर ना जाए। लेकिन प्रोफेसर मिश्रा ने कभी नहीं सोचा था कि आरव को बी ग्रेड मिल जाएगा। इसका मतलब उनकी क्लास का टोटल एवरेज अब भी था। आदित्य के समय जिस तरह की हलचल थी वो अभी भी पूरे टेस्ट ग्राउंड में बरकरार थी। जहां एक तरफ आदित्य अपने बेस्ट ग्रेड्स के लिए फेमस था, तो वही आरव भी अपने वर्स्ट ग्रेड्स के लिए फेमस था। पूरे ग्राउंड में किसी को समझ नहीं आया कि पूरे साल फेल होने वाला ये लड़का अब अचानक बी ग्रेड कैसे ला सकता है। किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? आदित्य पूरी तरह सोग्र रह गया था। आहान खुद भी ये सीन देख हैरान था। इस आरव को भी कैसे मिल गया? ये कैसे पॉसिबल है? आदित्य, क्या तुमने सच में काला पत्थर वहां रखा था, या तुम डर गए थे? उस काले पत्थर की एब्सॉर्प्शन पावर बहुत स्ट्रांग है। अगर किसी को सी मिल रहा है तो उसे डी भी नहीं मिलेगा। आहान ने धीरे से आदित्य के कान में कहा। मैंने रखा था, मुझे अच्छे से याद है पापा। आज आदित्य अपने टेस्ट में गलती कर सकता था, लेकिन इस काले पत्थर को रखने में नहीं। काला पत्थर तो वही रखा है, लेकिन इस आरव को बी ग्रेड कैसे मिल गया? इसे तो सी या डी मिलने वाला था ना? कहीं ये इतने समय से अपनी पावर्स छिपा तो नहीं रहा था, और फिर आज एनुअल एग्जामिनेशन के दिन उन्हें सबके सामने दिखाकर बी ग्रेड तक पहुंच गया। सी एक पासिंग ग्रेड है, जबकि बी को एवरेज माना जाता था। किसे पता था कि आरव जैसा फेलियर इस मैजिक स्कूल में पढ़ने तक का मौका नहीं मिलने वाला था। वो अचानक एक अच्छा स्टूडेंट बन जाएगा। मुझे इस जैसे लड़के से ऐसे ग्रेड की ही उम्मीद थी। राजा वीर सिंह ने आरव की इंसल्ट करते हुए कहा। उनकी बेटी को यही लड़का पसंद आया था, एक एवरेज लड़का। ठीक है, अब हम अगले क्लास की ओर बढ़ते हैं। राजा वीर सिंह नहीं चाहते थे कि समायरा इस लड़के पर ज्यादा ध्यान दे, इसलिए उन्होंने बाकी के काउंसिल मेंबर से कहा। बड़े भाई वीर सिंह, ये आदित्य, आहान उनसे कुछ कहना चाहता था। ये सब उसके प्लान्स के हिसाब से नहीं हुआ था। उसने सोचा था कि पहले वो आदित्य को सबके सामने अपना स्किल शो ऑफ करने देगा, जिससे राजा वीर सिंह और समायरा का ध्यान उसकी तरफ आ जाएगा, और साथ साथ वो आरव को भी उस काले पत्थर की मदद से स्कूल से निकलवा देगा। लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ था। ओह, नए साल आने पर तुम हमारे यहाँ से कुछ पैसे ले जाना, जिससे तुम्हारा बेटा आगे भी अच्छा परफॉर्म कर सके, राजा वीर सिंह ने कहा। जैसे ही आदित्य ने ये सुना वो शॉक्ड रह गया था।
ये नए साल पर कुछ पैसे ले जाना ये क्या होता है? वो क्या उन्हें भिखारी नजर आ रहा था? उसे तो बस सिंह फैमिली का अटेंशन चाहिए था। वो ये चाहता था कि सिंह फैमिली उसकी पढ़ाई में उसे पूरी तरह सपोर्ट करे और उसे भी एक शिष्य के रूप में स्पेशल ट्रेनिंग्स दी जाए, जिससे वो एक बहुत बड़ा और समायरा की तरह ही स्ट्रॉन्ग मैजिशियन बन पाए। लेकिन बड़े भाई, मैं सोच रहा था। जैसे ही अलाव आदित्य के लिए कुछ बोलने वाला था, पूरे टेस्ट ग्राउंड में एक और आवाज अचानक गूंजी। ये गलत है। जो रिजल्ट स्टार अप्रेजल स्टोन ने आरव के लिए दिया है, वो गलत है, किसी ने अचानक से कहा। ये एक लेडी की आवाज थी, सॉफ्ट लेकिन पावरफुल। CH22 ओवरफ्लोइंग लाइट। मिस मीरा, आप रिजल्ट्स पर ऑब्जेक्शंस कैसे उठा सकती है? रूल्स के मुताबिक टेस्ट रिजल्ट एग्जामिनर्स ही डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्शन लेना भी चाहे तो, प्रोफेसर मिश्रा ने मिस मीरा की बात सुनते हुए कहा। प्रोफेसर मिश्रा आरव के ग्रेड से खुश थे, लेकिन उन्हें भी लग रहा था कि स्टार अप्रेजल स्टोन में कुछ गड़बड़ है, नहीं तो आरव को भी ग्रेड कैसे मिल सकता था? मिस मीरा, आप इस मामले को जाने दीजिए। अगर सच में कोई प्रॉब्लम होती तो मैं आरव का क्लास टीचर हूं, क्या मैं इस मामले को ऐसे ही जाने देता? मुझे पता है कि टीचर्स के पास एग्जामिनर्स के रिजल्ट्स पर क्वेश्चन करने का कोई हक नहीं है। हालांकि एग्जाम्स के दौरान अगर कुछ गलत हो रहा हो तो टीचर उस पर ऑब्जेक्शन तो ले ही कर सकती हैं। यहां तक कि हम टेस्टिंग के टूल्स को भी चेक कर सकते हैं कि कहीं उनमें कोई खराबी तो नहीं आई है, मिस मीरा ने सभी से कहा। इस समय एक स्कूल डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल भी उसे इशारे कर रहे थे कि वो ऐसे ना करे, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। ऐसा नहीं था कि स्कूल डायरेक्टर को पता नहीं था कि स्टार अप्रेजल स्टोन के साथ किसी ने छेड़खानी की है, लेकिन वो नहीं चाहते थे राजा वीर सिंह और समायरा के सामने कोई बखेड़ा खड़ा हो जिससे स्कूल की बदनामी हो। आखिर इस लड़ाके के रिजल्ट से इन्हें प्रॉब्लम क्या है? उसे एक बी ग्रेड मिला था, एक एवरेज स्टूडेंट को ऐसा ग्रेड मिलना आम बात थी। मिस मीरा, आपको इस रिजल्ट को लेकर इतने ऑब्जेक्शंस क्यों है? राजा वीर सिंह इस मामले को अब अच्छे से समझना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मिस मीरा से पूछना शुरू किया। मिस मीरा पहले ही स्टार अप्रेजल स्टोन के पास पहुंच चुकी थी, इसलिए वो वहां कुछ समझने की कोशिश कर रही थीं। अचानक उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो एक मैजिशियन की तरह लग रही थी जो जादू का मंत्र पढ़ने वाला था। जो लोग मैजिक के बारे में थोड़ी सी भी समझते थी, वो समझ गए थे कि मिस मीरा अपनी सेंसस से स्टोन में झांकने की कोशिश कर रही थी। मिस मीरा को स्टोन में झांकता देख आदित्य और आहान दोनों पैनिक हो गए थे। आरव जब टेस्ट खत्म करता, उसके बाद छोटा सा ब्रेक होने वाला था जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स आराम कर सकते थे। उसी समय एग्जाम के सबसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट का नाम अनाउंस किया जाने वाला था। इसी ब्रेक का फायदा उठाकर वो गंजा एग्जामिनर स्टार अप्रेजल स्टोन से काला पत्थर निकाल लेता और किसी को पता भी नहीं चलता। इस तरह सब कुछ नॉर्मली बड़े आराम से हो जाता। आहान का प्लान एकदम फुल प्रूफ था। सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक टीचर कहीं से आकर ये गड़बड़ी समझ जाएगी और आहान का बना बनाया प्लान चौपट कर देगी। लेकिन आहान ऐसा होने देने वाला नहीं थी। मिस मीरा, आप एग्जाम्स के रूल्स को इस तरह इग्नोर कैसे कर सकती है? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तुरंत स्टार अप्रेजल स्टोन से दूर हट जाता, आहान ने तुरंत गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। आहान को अगर अपना प्लान सक्सेसफुल बनाना था तो उसके लिए इस टीचर को डराना बेहद जरूरी था, नहीं तो उसका प्लान चौपट हो जाता। लेकिन मिस मीरा डरने वालों में से नहीं थी। थोड़ी देर तक फोकस्ड रहने के बाद उन्हें प्रॉब्लम पता चल गई थी और वो स्टार अप्रेजल स्टोन के पास चली गई। इस स्टार अप्रेजल स्टोन एक प्रॉब्लम है, हमें आरव का टेस्ट फिर से करवाना होगा, मिस मीरा ने कड़े शब्दों में एग्जामिनर की ओर घूरते हुए कहा। गंजे एग्जामिनर को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, इसलिए उसने तुरंत आहान की ओर उसकी मदद करने के लिए देखा। आहान एम्बैरेस्ड था। वो इतना कंफ्यूज्ड था कि उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। तुम किस चीज को लाकर इतना शौक रहो? वहां जाकर स्टोन को अच्छे से चेक करो। हमें सभी स्टूडेंट्स को बराबर का मौका देना चाहिए और अगर किसी टूल में खराबी हो तो हमें उसे ठीक भी करना होगा, प्रिंसिपल ने सही का साथ देते हुए कहा। तीनों एग्जामिनर्स तुरंत जांच करने चले गए और उन्हें भी जल्दी वहां एक काला पत्थर मिल गया। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो इसे पहले भी चेक किया था, उस समय इसमें कुछ नहीं था, फिर अब अचानक इसमें ये काला पत्थर कैसे आ गया? एक दूसरे एग्जामिनर ने हैरान होते हुए कहा।
जब भी किसी स्टूडेंट का टेस्ट खत्म हो जाता था तो फिर से एक बार स्टार अप्रेजल स्टोन को एग्जामिनर द्वारा चेक किया जाता था। जब आदित्य ने टेस्ट खत्म किया तो स्टोन को चेक करने के लिए जाने वाला वही गंजा एग्जामिनर था। अब उस गंजे एग्जामिनर के पसीने छूट रहे थे, वो बहुत डर गया था। किसी स्टूडेंट के टेस्ट में छेड़छाड़ करना बहुत बड़ा गुनाह था, जिसकी सजा भी बहुत सीरियस थी। एग्जामिनर्स ने स्टोन से पत्थर निकल लिया था। अब तो ये ठीक है ना? एक बार अच्छे से चेक करो इसे, प्रिंसिपल ने तीनों एग्जामिनर से कहा। जब एग्जामिनर स्टोन में काला पत्थर होने की खबर बताने ही वाले थे, अहान ने बीच में कुड़ते हुए कहा, ओह, क्योंकि स्टार अप्रेजल स्टोन में कुछ प्रॉब्लम है, क्यों न हम आरव को फिर से टेस्ट देना का एक और मौका दें। डायरेक्टर, क्यों न आप स्टोर रूम में जाकर एक और स्टार अप्रेजल स्टोन ले आएं। यही तो इसकी प्रॉब्लम है। स्टार अप्रेजल स्टोन बहुत काम की चीज है, लेकिन ये थोड़ा नाजुक भी है। अलग अलग तरह की एनर्जी से इंटरफेरेंस होने के बाद इसमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। मैं मिस मीरा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने एक नज़र में देखते ही इस प्रॉब्लम को समझ लिया। आज हम लोग सिर्फ आपकी वजह से एक बहुत बड़ी गलती करने से बच गए। अहान सच में किसी लोमड़ी चिंता बेहद चालाक था, उसने तुरंत ही बात को पलट दिया और इसी वजह से दूसरे एग्जामिनर्स प्रॉब्लम की रहे तक पहुंच ही नहीं पाए। मिस मीरा को शक हो गया था कि कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम का लेना देना अहान से ही था, लेकिन अगर वो इस बात को पब्लिक कर देती कि स्टार अप्रेजल स्टोन के साथ छेड़खानी की गई है, तो स्कूल के डायरेक्टर्स को ये बात दूसरों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता, जिसके बाद स्कूल का भी अलग से नाम खराब होता। ऐसा करने से दूसरे स्टूडेंट्स के टेस्ट पर भी फर्क पड़ सकता था, इसलिए मिस मीरा ने इस बात को और आगे बढ़ाना सही नहीं समझा। ठीक है, टेस्ट एक बार फिर से कर लेते हैं, पहले स्कूल डिटेक्टर ने कहा। हाँ, टेस्ट फिर से कर लेते हैं, दूसरे स्कूल डायरेक्टर ने कहा। बेटा आरव, स्टार अप्रेजल स्टोन में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। पहले जो तुम्हें ग्रेड दिया गया था वो गलत है, और हम अपनी इस गलती को सुधारने के लिए तुम्हें एक और बार टेस्ट परफॉर्म करने का मौका दे रहे हैं। उस गंजे एग्जामिनर ने एक पकड़े जाने के डर से घबरा कर कहा। आरव ने इन लोगों को ऐसे देखा जैसे वो सभी पागल हो गए हों। तुम लोगों को फिर से मेरा टेस्ट लेना है? ठीक है, जितनी बार लेना है उतनी बार लो, मैं फिर से देने के लिए तैयार। आरव ने मन ही मन कहा। ये ठीक है आरव, तुम्हें डी ग्रेड ही मिलना चाहिए था, तुम्हें बी कैसे मिल सकता था? बी तो बस इसलिए मिल गया क्योंकि स्टार अप्रेजल स्टोन में कुछ गड़बड़ी थी, उसी वोटर एलिमेंट के स्टूडेंट ने एक्साइटेड होते हुए कहा जो फेल होने वाला था। मिस मीरा, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? किसी स्टूडेंट को सेकंड चांस देना सही बात नहीं है। प्रोफेसर मिश्रा को आरव के रिजल्ट को लेकर बहुत चिंता थी। दरअसल स्टार अप्रेजल स्टोन में खराबी होने के कारण इस बार तो आरव को बी ग्रेड मिल गया था, लेकिन कहीं आरव दूसरी बार फेल ना हो जाए, यही सोचकर प्रोफेसर मिश्रा काफी परेशान थे। 3 साल से किसी भी स्टूडेंट को पूरे स्कूल के सामने बाहर नहीं निकाला गया था, लेकिन आज उनकी ही क्लास के एक स्टूडेंट को निकाला जाने वाला था, इसलिए प्रोफेसर मिश्रा बेहद डरे हुए थे। दूसरी तरफ आदित्य का चमचा हरमन बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि आरव अब फेल हो जाएगा। मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा ये बेवकूफ़ हमारे स्कूल में ही पढ़ेगा, इसे बी ग्रेड तो मिल ही नहीं सकता था, बी ग्रेड तो मुझ जैसे स्टूडेंट को मिलता है। हरमन ने मन में सोचा। भाई आदित्य, जो हुआ अच्छा हुआ, वरना इफ टूटे हुए स्टार अप्रेजल स्टोन की वजह से उस कचरे को स्कूल में रहने का मौका मिल जाता। मिस मीरा को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है मानो यही मेरी गार्डियन एंजल है, हरमन ने अपना पसीना पूछते हुए कहा। अरे भाई आदित्य, आपका मूड इतना ऑफ क्यों है? सारे एग्जामिनर्स ने तो कहा था कि आरव को बी ग्रेड इसलिए मिला क्योंकि स्टार अप्रेजल स्टोन खराब हो गया था, फिर आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? इस बार तो ये पक्का स्कूल से निकाला जाएगा, हरमन ने आगे कहा। क्या तुम कुछ देर के लिए चुप हो सकते हो? पूरे टाइम बस तुम्हें बकर बकर करनी होती है। आदित्य का मूड बहुत ज्यादा खराब था। हरमन ये सुनकर तुरंत चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने आखिर ऐसा क्या कह दिया था जिससे आदित्य इतना भड़क गया। स्कूल की बाकी क्लासेज में एग्जामिनेशन पहले ही खत्म हो गए थे, क्योंकि क्लास सी की एग्जामिनेशन में कुछ परेशानी हो रही थी, इसलिए बाकी क्लास के स्टूडेंट्स और टीचर्स भी क्लास सी के टेस्ट ग्राउंड्स के पास आकर खड़े हो गए थे। इस समय एक्सीडेंटली ही सही, लेकिन आरव सभी का फोकस पॉइंट बन गया था। ठीक है आरव, सब तैयार है, तुम अपना एग्जामिनेशन फिर से शुरू कर सकते हो। मिस मीरा,
इस बार तो आपने खुद स्टार अप्रेजल स्टोन चेक किया है। अब तक तो कोई परेशानी नहीं है ना? उस गंजे एग्जामिनर ने एक नकली स्माइल देते हुए पूछा। नहीं, अब इसमें कोई परेशानी नहीं है, अब सब कुछ ठीक है, मिस मीरा ने कहा, लेकिन जिस तरह से वो गुस्से से उस गंजे एग्जामिनर को घूर रही थी, मानो उन्हें पता था कि सब इसकी ही करामात थी। आरव फिर से स्टार अप्रेजल स्टोन के सामने खड़ा हुआ। इस बार उसे किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी फील नहीं हो रही थी। वो समझ गया कि ये सब उस आदित्य और उसके चाचा का किया धरा था। आरव को आदित्य पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन ये अच्छा हुआ कि मिस मीरा ने सही समय रहते इस परेशानी को पहचान लिया, नहीं तो स्कूल डायरेक्टर्स के सामने आरव की कोई इज्जत नहीं रह जाती। आरव ने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथ स्टार अप्रेजल स्टोन पर रखे। ठंडा पड़ा हुआ स्टार अप्रेजल स्टोन आरव की पावर से गर्म होने लगा। धीरे धीरे उसकी चमक बढ़ने लगी और उसकी रेड ऑरेंज लाइट को देखकर लगा मानो वो स्टोन से निकलकर बाहर आ रही थी। इस बार आरव की पावर्स कहीं से भी अब्सॉर्ब नहीं हो रही थी, इसलिए उसकी लाइट को फैलने से रोकने वाला कोई बैरियर नहीं था। लाइट इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही पलों में चारों तरफ फैल गई और उस स्टोन से ओवरफ्लो भी होने लगी। इसकी लाइट। सबसे पहले ये चीज नोटिस करने वाले थे राजा वीर सिंह, फिर उनके बाद थे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, और जब टीचर्स ने ये देखा तो उन सभी की आंखें भी खुली की खुली रह गई। इसकी लाइट तो स्टार अप्रेजल स्टोन से ओवरफ्लो हो रही है। आरव के क्लास टीचर प्रोफेसर मिश्रा ऐसे रिएक्ट कर रहे थे मानो किसी ने उन्हें 440 वोल्ट का झटका दे दिया हो। वो इतने सालों से एक मैजिक टीचर थे, लेकिन आज तक उन्होंने ऐसी ओवरफ्लोइंग लाइट किसी स्टूडेंट के एग्जामिनेशन में नहीं देखी थी। पूरे क्लास में सिर्फ आदित्य ही अभी तक इस ओवरफ्लोइंग लाइट के लेवल पर पहुंच पाया था। सब लोग सिर्फ इसलिए शॉक नहीं थे क्योंकि आरव की लाइट ओवरफ्लो हो रही थी, बल्कि इसलिए भी थे क्योंकि उसकी लाइट आदित्य से भी ज्यादा ओवरफ्लो हो रही थी। बाकी क्लासेस के जितने स्टूडेंट्स खड़े थे, सब बस यही एक शब्द बोले जा रहे थे, और सबसे ज्यादा शॉक तो क्लास ई के स्टूडेंट्स थे जो आरव को पहले से जानते थे। ये लाइट तो ओवरफ्लो होते जा रही है, रुक ही नहीं रही है। सारे स्टूडेंट्स लगातार बोले जा रहे थे। जिस स्टूडेंट को सभी लोग पूरे साल से बेवकूफ समझते रहे, आज वो ओवरफ्लोइंग लाइट के लेवल तक पहुंच गया था। एस, हाँ, ये एस ही है, मुझे भी एस ग्रेड ही लग रहा है। ये कैसे हो सकता है? क्या हम लोग एक बार फिर से चेक कर ले? वो गंजा एग्जामिनर और बाकी दो एग्जामिनर्स, सभी की सिटी पीटी गुल हो गई थी। आरव के जिन क्लासमेट को लग रहा था कि आरव को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, वो इसे देखकर मानो पागल ही हो गए थे। मुझे अब लग रहा है कि स्टार अप्रेजल स्टोन जरूर पूरी तरह से खराब हो गया है, तभी तो आरव का मैजिक कल्टीवेशन लेवल इतना बढ़ गया। मैं इसे नहीं मानता, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। उसी वोटर एलिमेंट यूजर कहा जो फेल होने वाला था, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। हम तो साथ में स्कूल से निकाले जाने वाले थे। उसका क्या हुआ? सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने तो अपने फैल हुए साथियों की लाज तक नहीं रखी, बल्कि एक डिवाइस स्टूडेंट बनकर उनके जले पर नमक छिड़क दिया। इस बार मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। मैं किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं हूं। आज तो मैं चुल्लू भर पानी में कूदकर ही दम लूंगा और फिर एक वोटर एलिमेंट होते हुए भी डूबकर मर जाऊंगा। समायरा, जो नॉर्मली अपने एक्सप्रेशन कभी नहीं दिखाती, वो भी सरप्राइज नजर आ रही थी। आरव की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखकर समायरा का दिल मानो उस फूल की तरह खिल गया था जिसे सूरज की सबसे पहली किरण मिली हो। मैं इस लड़के की परफॉर्मेंस देखकर बहुत शौक रहूं। स्टार अप्रेजल स्टोन में खराबी की वजह से मैं एक इतना अच्छा स्टूडेंट खोने वाला था। स्कूल डायरेक्टर ने आरव की परफॉर्मेंस को देखकर खुश होते हुए कहा। असलियत में तो मिस मीरा खुद आरव की परफॉर्मेंस से बहुत हैरान थी। पूरे साल उसने बस यही सोचा कि उसके क्लास में सबसे अच्छा फायर एलिमेंट यूजर आदित्य है, लेकिन आरव तो उससे कई गुना बेहतर था। और सबसे जरूरी बात तो ये थी कि पूरे साल आरव बिना किसी कंपटीशन किए अपना मैजिक शांति से कल्टीवेट करता रहा। वाकई एक मैजिशियन के लिए ऐसा एटीट्यूड होना बेहद जरूरी है। जो आदित्य फील कर रहा था, उसका गुस्सा, उसका फ्रस्ट्रेशन, सब उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन एक पल में सबसे बुरे दिन में कैसे बदल गया। आखिर उसका बनाया हुआ फुल प्रूफ प्लान फेल कैसे हो गया? अपने सबसे बड़े दुश्मन से सब कुछ हार जाने से बुरा क्या हो सकता है भला? कहा, आज आदित्य अपनी 3 साल पहले की बेइज्जती का बदला लेने वाला था
और कहा इस आरव ने पूरा गेम ही पलट दिया। आदित्य ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आरव का मैजिक कल्टीवेशन उससे भी ज्यादा होगा। वो तो यही समझता रहा कि आरव का मैजिक कल्टीवेशन बिल्कुल जीरो है। और वो आदित्य का चमचा हरमन बार बार अपनी आंखें मल रहा था, लेकिन अब भी स्टार अप्रेजल स्टोन में से लाइट ओवरफ्लो हो रही थी। उसे ये किसी भयानक सपने से कम नहीं लग रहा था। वो जो इतने समय से आरव से सुपीरियर होने का दिखावा करता रहता था, उसकी इंसल्ट करता रहता था, आज उसकी पूरी हेकड़ी निकल गई थी। जो पूरे टाइम आरव का मजाक बनाता रहता था, आज आरव ने अपनी परफॉर्मेंस से उसका मजाक बना दिया। एस 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 फाइनल रिजल्ट एस है। एस ग्रेड स्कूल में सबसे हाईएस्ट ग्रेड था, लेकिन आरव की ओवरफ्लोइंग लाइट को देखकर सबको समझ आ रहा था कि आरव की स्टार डस्ट की मैजिक कैपेबिलिटीज आदित्य से भी कई ज्यादा थी। मतलब आरव ने आदित्य को भी पीछे छोड़ दिया था। आरव, क्या तुम अपना आगे का एग्जाम एक्टिवेशन टेस्ट कंटिन्यू करना चाहते हो? बिल्कुल, मैं एक्टिवेशन टेस्ट जरूर करूंगा, आरव ने एक छोटी सी स्माइल देते हुए कॉन्फिडेंस के साथ कहा। मैं इस दिन का ना जाने कब से इंतजार कर रहा था। मैं आज इन सब की गलतफहमी दूर कर दूंगा। ये लोग जो मुझे आज तक पनौती समझते थे, उन्हें इस एक्टिवेशन टेस्ट के बाद अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो मुझे कमजोर समझने की गलती कभी भी नहीं करेंगे। अगर मैं इस दुनिया में ही पैदा हुआ होता, तो इस लेवल तक तो मैं स्कूल में ही पहुंच जाता। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आरव कई दिनों से अपने फायर एलिमेंट के स्किल को कल्टीवेट करने में लगा था और अब इसका एक्टिवेशन टेस्ट देने के लिए रेडी था। इस एग्जामिनेशन से अच्छा मौका उसे नहीं मिल सकता था। यहाँ स्कूल डायरेक्टर से लेकर स्कूल के सभी लोग मौजूद थे। वो आज के दिन इन सभी लोगों को दिखा देना चाहता था कि वो किसी से कम नहीं है। CH-23 आरव का फायर बर्स्ट। जैसे ही आरव ने जादुई मंत्र पढ़े, उसका पूरा ऑरा बदलने लगा। वो एकदम कॉन्फिडेंट लग रहा था। आरव की पूरी बॉडी से एक तेज निकलने लगा था और इसकी एनर्जी वहां खड़े सभी लोग महसूस कर पा रहे थे। फायर एलिमेंट की गर्माहट सभी को फील हो रही थी। आरव ने जैसे ही सारे स्टार्स को एक दूसरे से लिंक किया, वैसे ही फायर स्टार पाथ बनने लगा और उसकी बॉडी के चारों तरफ फ्लेम्स दिखाई दे रहे थे। फायर एलिमेंट की पावर और उसका कलर दोनों ही बहुत स्ट्रांग थे। गो! आरव ने जैसे ही ये कमांड दी, फ्लेम उसके हाथ से निकलकर टारगेट की तरफ एक खूंखार जानवर की तरह जाने लगे। पूरे टेस्ट ग्राउंड में आरव के हाथ से निकली वो फ्लेम्स छोटे छोटे उल्का पिंड के जैसे दिखने लगी, जो सरसराते हुए सीधे इंसान जैसे दिखने वाले पपट में जा लगी। बर्न! आरव ने अपने हाथ से कमांड दी और कुछ ही पलों में वो सभी स्कारलेट फायर उस पपट के अंदर से बाहर निकले और जलने लगे। जितना ज्यादा वो पपेट जल रहा था, उतना ही खतरनाक वो दिखने में लग रहा था। उस आग ने महज कुछ ही सेकंड्स में पूरे पपेट को जलाकर राख कर दिया। इन फ्लेम्स का रिफ्लेक्शन आरव के चेहरे पर पड़ रहा था। आरव उसे देखकर स्माइल कर रहा था और उसका कॉन्फिडेंस अभी आसमान छू रहा था। ये तो थी आरव की फायर बर्स्ट की पावर, जिसका कंट्रोल उसके पास था। ये कितनी खतरनाक थी, ये तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं थी। अपना टेस्ट खत्म करके आरव पीछे मुड़ा। आरव का टेस्ट देखकर वहां खड़े हर एक इंसान के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। टीचर्स, स्टूडेंट्स, डायरेक्टर्स अभी आरव के पिछले टेस्ट के रिजल्ट्स पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे और उसने फिर एक नया पटाखा फोड़ दिया था। आरव ने इतना स्मूथ फायर बर्स्ट परफॉर्म किया जो अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने नहीं किया था। उसमें कोई भी हिचकिचाहट, नर्वसनेस या डर नहीं था। साथ ही साथ उसने जिस स्पीड से अपना टेस्ट परफॉर्म किया था, वो तो आदित्य से भी कई गुना ज्यादा था। उसका फायर बर्स्ट आदित्य के फायर बर्स्ट से बहुत ज्यादा खतरनाक था और इसलिए आरव का फायर बर्स्ट देखने के बाद लोगों के रिएक्शन बहुत ज्यादा इंटेंस थे। न सिर्फ आरव ने एक ही बार में सबके सामने अपनी पूरी इमेज को बदल दिया था, बल्कि सबके मन में अपने लिए बहुत रिस्पेक्ट भी कमा ली थी। प्लीज अपने रिजल्ट्स दीजिए, आरव ने वहां खड़े हैरान एग्जामिनर्स की तरफ देखते हुए पूछा। ए, बी, ए। तीनों एग्जामिनर्स ने बिना समय लिए ही रिजल्ट्स दे दिए। जैसा कि सबको लग रहा था, आरव के ग्रेड्स आदित्य से ज्यादा निकले। आदित्य इतने गुस्से में था कि उसे लग रहा था कहीं उसे हार्ट अटैक ना आ जाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सांस भी नहीं ले पाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? आदित्य ने कहा। ऐसा होना तो उसके प्लान में कहीं भी नहीं था। आरव के ये दोनों टेस्ट के स्कोर्स आदित्य के स्कोर से ज्यादा थे। क्या ये वही आरव हैं जिसको हम सभी जानते हैं?
आरव के एक क्लासमेट ने कहा। ये तो पूरी हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्न अराउंड है। आरव ने तो पूरा पासा ही पलट दिया। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है, आरव के दूसरे क्लासमेट ने कहा। प्रोफेसर मिश्रा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो आरव के रिजल्ट से सरप्राइज तो थे ही, लेकिन इम्प्रेस भी बहुत थे। उन्हें आदित्य और आरव के बीच की दुश्मनी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि उनकी क्लास में एक और एस ग्रेड वाला स्टूडेंट आ गया है और उसके एक्टिवेशन टेस्ट के ग्रेड्स भी सबसे हाई है। अगर मैं सही सोच रहा हूं तो क्या मेरी क्लास पूरे स्कूल में नंबर 1 पर आ जाएगी है, प्रोफेसर मिश्रा ने मन में सोचा। कहा, उन्हें लग रहा था कि उनकी क्लास लास्ट आएगी, लेकिन अब देखो उनकी क्लास तो एकदम टॉप पर थी। ये लास्ट से फर्स्ट तक का सफ़र नहीं था, फर्श से अर्श तक का सफ़र था। ये प्रोफेसर मिश्रा के लिए किसी सपने से कम नहीं था। अब उनकी क्लास में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 एस ग्रेड वाले स्टूडेंट्स थे। जहां आरव को फर्स्ट रैंक मिलती तो वहीं आदित्य को भी सेकंड रैंक मिलती। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड रैंक स्टूडेंट्स उनकी ही क्लास से है। इससे तो उन्हें प्रमोशन भी मिल सकता था। बिल्कुल जैसा कि हमने एक सिंह फैमिली के मेंबर से एक्सपेक्ट किया था। भाई वीर सिंह, आपने तो हम जैसे छोटे मैजिक ऑर्गेनाइजेशन की आंखें ही खोल दी। अगर मुझे ठीक से याद है तो ये आरव दी ग्रेट मैजिशियन विहान का लड़का है ना? मैं तो इन 10 सालों में विहान को भूल ही गया था। आप कितने महान हैं। जरूर आपने ही इस आरव की इतनी मदद की है कि ये अपने पापा के गायब होने के बाद भी आज यहां तक पहुंच पाया है, हंटर्स यूनियन के हेड अनिरुद्ध ने कहा। राजा वीर सिंह ने अनिरुद्ध की तरफ देखा। अनिरुद्ध हंटर्स यूनियन नाम के एक मैजिक ऑर्गेनाइजेशन का हेड था और स्टारलाइट मैजिक स्कूल के डायरेक्टर्स में से भी एक था। इन सभी स्कूल डायरेक्टर्स में उसका कल्टीवेशन सबसे ज्यादा था और उसकी ताकत भी बाकी सबसे ज्यादा थी। स्कूल डायरेक्टर होने के तौर पर आरव और सिंह फैमिली की तारीफ किए जा रहा था। बाकी डायरेक्टर्स उसकी ये मक्खन जैसी बातें सुन सुन कर पक गए थे। इस लड़के की तारीफ करनी तो बनती है। अपने पापा के गायब होने के बाद भी इसने मेहनत करना बंद नहीं किया और ये यहाँ मौजूद सभी बड़ी फैमिलीज के बच्चों से आगे भी निकल गया। अनिरुद्ध तो शांत ही नहीं हो रहा था। राजा वीर सिंह धीरे धीरे अपने शौक से बाहर आ रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आरव जैसे लड़के के पास जो उसकी बेटी को भगा ले गया था कोई भी स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर्स होंगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्कूल डायरेक्टर्स और टीचर्स को आरव की तारीफ करते हुए सुना, उनकी आंखें चमक उठी और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उनका मूड धीरे धीरे ठीक होने लगा और वो कुछ सोचने लगे। समायरा कई सालों से सिंह फैमिली का नाम सबके सामने ऊंचा करके तो रखी हुई है, लेकिन फैमिली की बाकी ब्रांचेस को भी सपोर्ट और रिसोर्सेज की ज़रूरत थी और इस सपोर्ट और रिसोर्सेज की मदद से वो फैमिली में पावर इकट्ठा कर सकते थे।